that all those who have criticized chief minister on or after 8 मार्च 2024 से लेकर के अब तक जिन लोगों ने भी चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है उनको 2 साल की सजा होगी। यहां पर क्या हुआ, कानून की नजर में क्रिटिसाइज करना चीफ मिनिस्टर को आज अपराध नहीं है, आज डेट है 8 तारीख। इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट इन द आईज ऑफ लॉ टुडे। समझिए मेरी बात, आज के डेट में ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। लेकिन सपोज स्टेट इनैक्ट्स अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन, क्रिमिनल लेजिस्लेशन इज इनैक्टेड। इस दिन क्रिमिनल लेजिस्लेशन इनैक्ट हुआ, तो क्रिमिनल लेजिस्लेशन इनैक्ट हुआ 24 जून 2024 को, और ये कहा गया दैट ऑल दोज हु हैव क्रिटिसाइज्ड चीफ मिनिस्टर सिंस 8 मार्च 2024 से लेकर अब तक उन सबको 2 साल की सजा मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है, बताओ मुझे, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि तुमने जो ये क्रिमिनल लेजिस्लेशन, क्रिमिनल कानून बनाया है, तुमने इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब तुमने इसको बैक डेट में इफेक्ट दिया है, उसी को बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझ गए? तो इसका मतलब है कि सरकार क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकती है और उसको बैक क्रिमिनल लॉ बना के उसको बैक डेट में इफेक्ट नहीं दे सकती है कि वो बैक डेट से प्रभावी हो। समझे? ध्यान से सुनो, ये नहीं समझ में आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो, इसलिए आराम से समझा रहा हूं। मैंने तुमसे कहा सिंपल सी बात, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। So state cannot enact a law and give it retrospective effect. Retrospective effect का क्या मतलब होता है? बैक डेट से इफेक्ट देना। यहाँ लिख देता हूं, बैक डेट से इट इज इफेक्टेड। एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या दिया, हमारे क्लास के 2 बंदे शरण और आयुष, दोनों अच्छे बच्चे हैं, सीरियस भी है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इन बेचारों से गलती हो गई। इन दोनों को नेता बनने का शौक था और जस्ट इलेक्शन से पहले शरण और आयुष नेता बनना चाहते थे कि क्या पता नेता भी कहीं बन जाऊं, किस्मत अगर अच्छी रही तो। और इन दोनों ने चीफ मिनिस्टर को 8 मार्च 2024 को क्रिटिसाइज कर दिया। लेकिन इनका जो चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसिज्म है आज, वो कानून की नजर में अपराध नहीं है। समझ मेरी बात, शरण और आयुष का चीफ मिनिस्टर को आज के डेट में क्रिटिसाइज करना कानून की नजर में इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट इन द आईज ऑफ लॉ। और बाद में जब सरकार, जब वो चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीत गया 2 महीने के बाद, तो उसने आयुष और शरण दोनों को अपने दिमाग में रखा हुआ था। दोनों का नाम उसने अपनी पर्सनल डायरी में नोट किया था। तुम पंचायत मूवी देखोगे ना, पंचायत वो सीरियल, तो पंचायत में वो जो विधायक होता है, विधायक जी, तो विधायक जब पंचायत सचिव को धमकाता है तो उसके बाद लोगों से विधायक बोलता है इसका नाम नोट करो जी। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों बच्चों का नाम नोट कर लिया और जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर की पूरी प्लानिंग है इन दोनों बच्चों को जेल में बंद करके उल्टा टांग दिया जाए। और इसलिए कानून बनाया जाता है 24 जून 2024 को, और उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट में इसको इफेक्ट दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जितने 24 तारीख को बनने वाला कानून क्या कहता है कि जितने लोगों ने चीफ मिनिस्टर को 8 मार्च 2024 से लेकर अब तक क्रिटिसाइज किया है और आगे करेंगे, उन सारे बंदों की खैर नहीं है। मिनिमम 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा उनका। इसी को बोलते हैं बैक डेट में क्रिमिनल लेजिस्लेशन को इफेक्ट नहीं देना। क्या सरकार तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है? नहीं, सरकार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, इस बात को ध्यान रखना। द गवर्नमेंट कैन नॉट डू सो विद यू। कोई भी क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं पास किया जा सकता है और उसको बैक डेट में इफेक्ट नहीं दिया जा सकता है। और देसी भाषा में इसको समझो, इससे भी ज्यादा देसी भाषा, इससे भी ज्यादा देसी भाषा ये कहता है, कलर चेंज कर लिया जाए, हरा कर देता हूं तो और तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। एनी एक्ट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड सो इन द आईज ऑफ लॉ ऑन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द एक्ट। मतलब कोई भी एक्ट उसको क्रिमिनल एक्ट बोलने के लिए उस दिन वो कानून की नजर में क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। State cannot subsequently make a legislation, enact a legislation and give it retrospective effect. इसका क्या मतलब है? किसी भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कहे जाने के लिए वो उस दिन कानून की नजर में क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। स्टेट बाद के डेट में जाकर के कानून नहीं बना सकती है और उसको बैक डेट से इफेक्ट नहीं दे सकती है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकती है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब an act in order to be called as a criminal act, an act in order to be called as, in order to be called as criminal act must be declared a criminal act, must be declared a criminal act in the eyes of law, in the eyes of law. So an act in order to be called as criminal act must be declared as a criminal act in the eyes of law on the date of commissioning of the act। मतलब जिस दिन उसने वो क्रिमिनल एक्ट किया है उस दिन वो कानून की नजर में एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए on the date of commissioning of the act। स्टेट सब्सिक्वेंटली कोई क्रिमिनल लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती है। इट कैन नॉट पास अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन सब्सिक्वेंटली एंड गिव इट अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट कैन नॉट पास अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन, इट कैन नॉट पास अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन सब्सिक्वेंटली एंड गिव इट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कलर इसलिए चेंज कर दिया है, गिव इट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब अब तुम नहीं बोलोगे, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब सिंपल बैक डेट में स्टेट ऐसा कोई क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं पास कर सकती। इस बात को ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात? मैं फिर से दोबारा क्विकली रिकैप्चुलेट कर रहा हूं सारी बातों को। पहली बात मैंने तुम्हें आर्टिकल 20 में क्या बताई, ये तुम्हें प्रोटेक्शन देता है अपराध के केस में। जब तुम अरेस्ट होने के संदर्भ में ये तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन देने का काम करता है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 हमें नहीं, ऋषि सिविल लॉ पे नहीं हो सकता, अभी बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ, अभी सिविल लॉ पे नहीं हो सकता, ये क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात हो रही है। मैंने तुमसे कहा कि हमें 3 राइट देता है, अभी हम लोग केवल आर्टिकल 20 ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक बड़े ही खतरनाक टर्म को यूज करता है और उस खतरनाक टर्म का क्या नाम है? एक्स पोस्ट फैक्टो। और दूसरा खतरनाक टर्म का क्या नाम है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यही दोनों वर्ड इसमें सबसे सो कॉल्ड खतरनाक है, लेकिन ये पेपर टाइगर, ये सबसे आसान शब्द है। क्या कहता है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है। स्टेट इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मतलब स्टेट ऐसा कोई भी क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं पास कर सकता है। क्रिमिनल ध्यान रखना, सिविल नहीं, क्रिमिनल। और उसको बैक डेट में इफेक्ट नहीं दे सकता है। तो तुम अब मेरे से कहोगे सर इतने मुश्किल शब्द यूज किए हैं, देसी भाषा में समझाओ। तो देसी भाषा में मैंने तुम्हें समझाया कि हमारे बैच के 2 बच्चे हैं शरण और आयुष, दोनों को अचानक से ये चाहत हो गई है कि मैं हीरो बन जाऊं। उनके स्टेट में इलेक्शन होने वाला है और उनको ऐसा लग रहा है शरण और आयुष को, ये दोनों यूट्यूबर हैं, मान लो सपोज करो शरण और आयुष दोनों बड़े यूट्यूबर हैं और 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर का इनका बेस है शरण और आयुष का।
अचानक से शरण और आयुष को लग रहा है कि यार यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकल करके और रियल वर्ल्ड में आना जरूरी है, बड़ा आदमी बनना है। क्या किया जाए? अपने यूट्यूब चैनल पे ये दोनों बंदे, शरण ने अपने यूट्यूब चैनल पे और आयुष ने अपने यूट्यूब चैनल पे चीफ मिनिस्टर को परेशान कर दिया। मतलब इतना क्रिटिसाइज किया कि चीफ मिनिस्टर को रात में भी शरण और आयुष के सपने आने लगे और डरने लगे वो इन दोनों के नाम से कि कल कौन सा वीडियो शरण और आयुष लेके आने वाले हैं मेरे बारे में। लेकिन शरण और आयुष जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, कानून की नजर में वो अपराध नहीं है, वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो कानून की नजर में आज अपराध नहीं है। और आज डेट है 8 मार्च 2024। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अपने असिस्टेंट से कह रखा है इन दोनों का नाम नोट करो, अपनी सरकार आने दो, इनसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ फैसला लिया जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इनसे बदला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के बाद विधानसभा में क्रिमिनल लेजिस्लेशन लेकर आता है और चीफ मिनिस्टर के जेहन में केवल 2 लोग होते हैं, जेहन मतलब ध्यान में, शरण और आयुष। और चीफ मिनिस्टर एक कानून पास करता है इलेक्शन जीतने के बाद, जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो 24/6/2024 को एक क्रिमिनल लेजिस्लेशन पास करता है और कहता है कि जितने लोगों ने 8 मार्च 2024 से यूट्यूब के माध्यम से मुझे क्रिटिसाइज किया है उन लोगों की खैर नहीं है और उन लोगों को 2 साल की सजा मिलेगी, रिगुलर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और शरण और आयुष को इस बात पर अगर पुलिस इनके घर से उठा ले, और मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता है कि ये बंदा एक लॉ बना करके और उसको बैक डेट में इफेक्ट दे रहा है। ये क्रिमिनल लेजिस्लेशन के केस में नहीं किया जा सकता है। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको, किसी भी एक्ट को, एन एक्ट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल एक्ट इन द आइज ऑफ लॉ ऑन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कहे जाने के लिए वो कानून की नजर में उस दिन एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द एक्ट। इट कैन नॉट, state cannot pass a criminal legislation subsequently. State, it का मतलब state cannot pass a criminal legislation. State cannot pass a criminal legislation subsequently and give it retrospective effect. Back date में state चाहे तो उसको इफेक्ट नहीं दे सकती है। यही है पूरी कहानी। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? मतलब बता दीजिए मुझे। हाँ, पलक बहुत परेशान है हिस्ट्री क्लास 6:45 पे। कोई बात नहीं पलक, तुम लोगों के एंथुसियाज्म को देखने के बाद मैं इतना ज्यादा एंथ्यूज हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं इस क्लास को नहीं छोड़ूं, क्योंकि इन बच्चों को मैं इतना पसंद करने लगा हूँ कि अब मैं नहीं रुकूंगा। समझ गए? अब तक जो मैं रुका सो रुका, अब मुझे लगता है कि क्लास ये कभी खत्म नहीं होगी, नॉन स्टॉप ये क्लास मैं चलाऊंगा। समझ लो कोई बात नहीं। टैक्स लॉ बेटे नहीं आता है, वो सिविल लेजिस्लेशन का पार्ट है, टैक्स लॉ इसमें नहीं आता है। हाँ चलिए ठीक है आदित्य, इसमें टैक्स लॉ नहीं आएगा, इसमें केवल क्रिमिनल लेजिस्लेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अब एक बार पोल भी करवा लिया जाए। पोल ए मुझे समझ में आ गया, बी ये कांसेप्ट डिफिकल्ट होने के बाद भी मुझे अच्छे से समझ में आया, सी नहीं समझ में आया, और डी मैं आज नहीं समझूंगा, तुम्हें जो करना है करो। चलो डी जल्दी बताइए। मैंने बी पर टिक कर दिया। हाँ नहीं सिविल लॉ नहीं आता है भाई ऋषि आदित्य बेटा, बार बार बता रहा हूं, ये केवल क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात करता है, ये सिविल लेजिस्लेशन की बात नहीं करता है। टैक्स लॉस वो सिविल लेजिस्लेशन में आता है, क्रिमिनल में नहीं आता है। समझ गए मेरी बात? चलिए चलिए भाई ये वाला लेकिन नंबर मैं पढ़ने लिखने के मूड में नहीं हूँ, ये जो फन एलिमेंट है ये अपनी क्लास में कम नहीं हो रहा है। बाकी तो नहीं समझ आया वाला मैंने काफी कम कर दिया परसेंटेज। अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को समझ में तो सारी चीजें आ ही जाए। चलिए हाँ नहीं जल्दी एंड नहीं कहूंगा बेटे। और सौरभ का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सौरभ, और थैंक यू शिफा। हाँ सौरभ का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ चलिए आगे हम लोग करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है पहले वो बताता हूं, फिर वो देसी भाषा में समझाऊंगा तुम्हें। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी। अब तुम्हें लगेगा कि सर मैंने ये डबल जियोपार्डी तो कभी सुना ही नहीं है, ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हो बेटे? मैं यूज नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में यही वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि मैक्सिमम लॉयर थे वहां पे, तो इसलिए लेकिन नहीं। मैंने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट डबल जियोपार्डी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब स्टेट किसी पनिशमेंट के लिए तो वही होता है ना कि भाई एक ही बार सजा दे सकता है। समझो किसी भी इंसान को उसके अपराधों के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है किसी एक अपराध के लिए। इट मींस डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है? तो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी, मतलब स्टेट किसी भी बंदे को 2 बार सजा एक ही अपराध के लिए नहीं दे सकता है। इट मींस पनिशिंग एन इंडिविजुअल, इट मींस punishing an individual twice for the commissioning same and single act of a single act, for the commissioning of a single act। क्या मतलब है? किसी भी एक इंसान को 2 बार सजा एक सिंगल काम के लिए नहीं दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया किसी ने कोई पॉकेट मार है, तो पॉकेट मार को तुमने 2 बार सजा नहीं दे सकते हो कि पॉकेट मार को एक बार सजा दे दो कि तुम जेल में बंद रहोगे, और दूसरी बार सजा दे दो कि जेल में बंद 10 साल तक रहोगे और फिर तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। एक एक्ट के लिए। दूसरा इसका और सिंपल एग्जांपल, सिंपलीफाई मैनर में तुम्हें ये एग्जांपल देता हूं। सपोज एक सिविल सर्वेंट है, सपोज करो अपनी क्लास से एक बच्चे का नाम उठाते हैं सिविल सर्वेंट में। यस नो पर्सन कैन बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। यस कृतिका। हां अब मैं अपनी क्लास से ही एक एग्जांपल उठाता हूं। अपनी क्लास से मैं एग्जांपल उठाता हूं, वैष्णवी हैज गॉट सिलेक्टेड इन सेकंड राउंड ऑफ योद्धा कैंपस एम्बेसडर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया वैष्णवी, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। हां अब हम लोग अपनी क्लास से बच्चे उठाते हैं और बच्चा है तुषार और कृतिका। चलो तुषार है और कृतिका है। दूसरा बच्चा हम लोग उठाते हैं अपनी क्लास से और वो उठाते हैं सत्यम को। सत्यम कमाल कर दिया है, ये तीनों लोग सिविल सर्वेंट हैं। ये तीनों बच्चे कौन है? ये तीनों बच्चे सिविल सर्वेंट हैं। और इन तीनों बच्चों ने
सिविल सर्वेंट बनने के बाद तीनों बच्चों ने भ्रष्टाचार कर दिया। सिविल सर्वेंट बनने के बाद तीनों बच्चों ने क्या किया? करप्शन कर दिया। और करप्शन भी ऐसा वैसा नहीं किया। एक होती है कि पांचों उंगलियां घी की कढ़ाई में, इन्होंने पांचों उंगलियों के साथ साथ सर को भी कढ़ाई में रखा और खुद भी कूद कर कढ़ाई में, समझ गए? तो इन बच्चों ने क्या किया? ये बन गए सिविल सर्वेंट और इन बच्चों की एकदम अगली रैंक निकली, किसी को आईएएस मिला, किसी को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला। और इन बच्चों का जो कहावत है कि पांचों उंगलियां कढ़ाई में, तो ये बच्चे पांचों उंगलियां घी की कढ़ाई वाले नहीं थे। इन तीनों बच्चों ने ये कहा कि नहीं, पांचों उंगली से काम नहीं चलेगा, हम लोग खुद ही मतलब शरीर कूदेंगे घी वाले उसमें कढ़ाई में। और ये लोग उसमें कूद गए और इन लोगों ने ऐसा मैसेज करप्शन किया कि जो सामने दिखा उसी को बेच दिया इन्होंने। जो सामने दिखा इन लोगों ने बनाया 400-500 करोड़ रुपया टाइप से। और उसके बाद ये पकड़ लिया गया क्योंकि इन्होंने औकात से बाहर जाकर के करप्शन किया था। 400-500 करोड़ वाले रेंज में पहुंच के ये लोग अल्टीमेटली पकड़ लिए गए। दे वर कॉट रेड हैंडेड। अब क्या होगा? मामला कोर्ट में गया। पैसा तो बना ही लिया इन लोगों ने, करप्शन किया इन लोगों ने, मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ऑफ लॉ ने इन बच्चों को, इन सिविल सर्वेंट्स को कहा कि तुम सबको 2-2 साल की सजा मिलेगी, 2 years की इंप्रिजनमेंट। और ये जो 2 साल की सजा मिलेगी इसके बेसिस पर इनके डिपार्टमेंट ने इन तीनों बच्चों को कहा कि आप लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है। इस 2 साल की सजा के बेसिस पर इनके डिपार्टमेंट ने क्या किया? इनके डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो, उंगली कढ़ाई में, घी की कढ़ाई में अगर तुम रखते तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते, इनफैक्ट तुम्हारी तारीफ की जाती है, लेकिन तुमने कढ़ाई में कूदने का जुर्म किया है और इसलिए तुम लोगों को डिसमिस किया जाता है सर्विसेज से। लेकिन इन दोनों बच्चों, इन तीनों बच्चों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कढ़ाई में डूब चुके थे और फिर ये वहां से निकले हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको 2 साल की सजा दी। 2 साल की सजा के बेसिस पर इनके डिपार्टमेंट ने इनको नौकरी से हटा दिया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 बार सजा नहीं दी जाएगी इन तीनों बच्चों की? तो इन तीनों बच्चों को 2 साल की तुमने जेल की सजा भी सुनाई हुई है और इन तीनों बच्चों को उसके बाद तुमने नौकरी से भी हटा दिया। क्या ये तीनों बच्चे ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट मेरे साथ डबल जियोपार्डी प्रैक्टिस कर रहा है? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी। क्या ये बच्चे नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट ने हमें एक बार सजा सुनाया, हमारी सजा तो खत्म हो गई थी, अब तुमने हमें नौकरी से क्यों हटा दिया? 2 साल की सजा तो हमने कर ही लिया, हमने काट लिया और अब तुम नौकरी से हटा रहे हो हम लोगों को, ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है और स्टेट हमारे साथ डबल जियोपार्डी प्रैक्टिस कर रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि यस ऐसा ही होगा। नहीं, डबल जियोपार्डी नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों ने कहा यस। कैसे होगा डबल जियोपार्डी? क्योंकि तुम्हारा डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनो, तुम्हारा डिपार्टमेंट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। समझ गए मेरी बात? डिपार्टमेंट ऑफ दीस 3 सिविल सर्वेंट्स इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। यस, तुमको कोर्ट ऑफ लॉ में एक बार सजा सुनाया गया है ना, और कोर्ट ऑफ लॉ के सजा के बेसिस पे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें नौकरी से हटाया है। तो सजा तो तुम्हें एक ही बार मिली है। तुम्हारा डिपार्टमेंट, कोर्ट में तुमको थोड़ी 2 बार सजा मिली है, कोर्ट में तो तुम्हें एक ही बार सजा मिली है। वो तो उस सजा के बेसिस पे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें नौकरी से हटाया। समझ गए? ये है पूरी कहानी। चलिए, ये है पूरी कहानी। तो तुम्हारा डिपार्टमेंट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, ये 2 बार पनिशमेंट होगा ही नहीं। समझ मेरी बात? गरीबा, ये 2 बार बेटे थोड़ी पनिशमेंट होगा। तुमको तो कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और उस सजा के बेसिस पर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने थैंक यू वेरी मच कहा, तुमसे टाटा बाय बाय कर दिया। तो यहाँ पर समझो इस चीज को, तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हें थोड़े कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट बन के थोड़ी सजा दिया है। तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तो कोर्ट के सजा के बेसिस पर तुमको नौकरी से हटाया है। समझ मेरी बात? चलिए दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अभी ऑफ नहीं करूंगा, अभी समझो पहले 1:40 तक 6:40 तक क्लास चलेगी। समझो, पता नहीं कैसे 6:45 कर दिया, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि भाई 7 बजे से क्लास रखो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है बच्चों की। 15-20 मिनट में एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ और वैसे ही भी आज 10 मिनट एक्सटेंड हुआ है, शेड्यूल हुआ है। चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट अगर चाहे भी तो डबल जियोपार्डी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है कि एक काम के लिए, एक एक्ट के लिए तुमको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल को। एग्जांपल मैंने क्या लिया? तुषार, कृतिका, सत्यम, ये सब बच्चे पढ़ाई लिखाई करके सिविल सर्वेंट बन गए और सिविल सर्वेंट बनने के बाद ये करप्शन में इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने बनाया तगड़ा पैसा, 400-500 करोड़ टाइप से बनाया। इनको ऐसा लगा कि एक ही जिंदगी मिली है, सारा पैसा पूरे वर्ल्ड का जहां से दिखता है घर ले जाऊंगा। मामला लाइट में आ गया, दे वर कॉट रेड हैंडेड और उसके बाद कोर्ट ने इन सबको 2-2 साल की सजा सुनाई इनके जुर्म के बदले में। इनके डिपार्टमेंट को जब पता चला कि 2 साल की सजा इनको मिल गई है तो इनके डिपार्टमेंट ने इन लोगों को डिसमिस कर दिया। क्या ये डबल जियोपार्डी होगा? Will it not amount to double jeopardy? Because the concept says that an individual cannot be punished twice for the commissioning of a single act. No, it will not amount to double jeopardy. Why? Because the department is not a court of law. डिपार्टमेंट ने जो सजा दी है वो कोर्ट के कहने पर सजा दिया है। समझ गए मेरी बात? ये है पूरी कहानी। काफी टेंशन में रविंद्र दिख रहा है। रविंद्र कह रहा है क्या कोर्ट आईएएस को हटा सकता है? कोर्ट नहीं हटाएगा आईएएस को, डीओपीटी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाएंगे, समझे, उनके कन्विक्शन के बेसिस पर। चलिए, सो पनिशमेंट नहीं, एक ही 2 बारी सजा नहीं मिल सकती है। ये 2 बारी सजा थोड़ी है, डिपार्टमेंट थोड़ी कोर्ट ऑफ लॉ है। चलिए कोर्ट करवा लो। चलो कोर्ट करवाता हूँ। ए समझ में आ गया, बी डिफिकल्ट कंसेप्ट होने के बाद अच्छे से समझ में आया, सी नहीं समझ में आया और डी पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं सोना चाहता हूँ। ये डी ऑप्शन है, जल्दी बताओ। ए नॉर्मल है भाई, इतना बेटे क्या लिख रहे हो? मतलब क्या लिख रहे हो? मुझे बोलने में शर्म आ रही है। बेटे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, समझ लो मेरी बात? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई ये सब क्या लिख रहे हो? हर्ष ने क्या लिखा ऊपर देखो जरा, ऐसे ना करो यार बेटे, ऐसे ना करो, समझ गए? चलिए शो रिजल्ट मैं अपना कर देता हूँ बी। ऐसे ये सब बातें नहीं लिखा करो, आप बड़े हो गए हो ना, समझ गए? बड़े होने पर ऐसी बातें ना किया करो। आज ध्यान रखना, आपकी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो नहीं होगी, ये तय है, क्योंकि मुझे शादी अटेंड करना है, घर की शादी है, अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो रिवोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैं आपको आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, समझ गए बच्चे? चलिए, केवल 0.65% बच्चे थे, बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। और गरीबा बेटे रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स, ऑलरेडी 4 बार तो बता ही चुका हूं सारी चीजें। चलो अब अगले टॉपिक पे चला जाए। बिना यूट्यूब के सीएम को कैसे परेशान करें? सीएम को परेशान नहीं कर पाओगे, सीएम परेशान कर देगा। चलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देसी भाषा में समझ लो, देसी भाषा में अगले क्लास में बताओ। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अपनी क्लास से 2-3 बच्चों को उठाता हूँ, अपनी क्लास से एक बच्चे को उठाता हूँ। चलिए हालांकि अपना समय भी हो गया। चलो बच्चों आज फिर इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर 7 बजे है ना? लेक्चर 6:45 बजे लेक्चर आई थिंक 7 बजे है ना बच्चों? क्यों लेक्चर कितने बजे? 7 बजे 6:45 सर।
लेक्चर जो अगली है, नेक्स्ट क्लास है, वो क्या 7 बजे है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली देसी भाषा में समझा देता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हें अच्छा लगेगा। कोई 6:45 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एक बार मुझे भी मोबाइल पे देख लेना दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मोबाइल पे मैं देख लूँ कि टाइमिंग क्या है लेक्चर की, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा 6:45, चलो लेक्चर हम लोग वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमारी क्लास नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं होगी, ठीक है? हमारी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में नंबर 24। धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजों को करें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। काफी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं आफ्टर वीक ऑफ सो। तो आपकी पिछले एक हफ्ते से क्लास नहीं चली है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तो आई होप कि आप सबने, जिन बच्चों का बैकलॉग है वो बच्चे धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजों को करें। ग्रेजुअली सारी चीजों को 1.5x स्पीड पर वीकेंड पर जाकर एक दिन में 2-2 लेक्चर देखकर उसको फिनिश कर लीजिए। आपका बैकलॉग तो बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा ना। आपके बैकलॉग में बेटे कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो आज मेरी प्लानिंग है कि मैं आप लोगों के साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन डिस्कस करूं, ठीक है? तो अभी नेहिल ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया था, वो आपके ही क्लास के बच्चे हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि सर मेंस के क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस कर दीजिए। आर्टिकल 21 मैं आज शुरू कर रहा हूँ। एक बार हमारा आर्टिकल 21 फिनिश हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी है क्या कि सेम हियर, गुड टू सी यू ऑल। सेम हियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी का बैकलॉग बच रहा है तो उसको सैटरडे संडे में 1.5x स्पीड पर देखिए। और बाकी मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलर लेक्चर के साथ में चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आज हम लोग पहले आर्टिकल 20 को क्विकली रिकैप्चुलेट करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपके साथ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डिस्कस कर दिया था। उसके बाद आज हम लोग आर्टिकल 20 क्लॉज 3 फिनिश करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 थोड़ा ज्यादा समय लेता है क्योंकि आर्टिकल 21 से फुल फ्लेज क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं हमारे पेपर में। इनफैक्ट अगर आप पेपर को देखेंगे तो हर 1-2 साल में आपको यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल 21। इसलिए आर्टिकल 21 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आसान है लेकिन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम लोग आराम से उन चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए हाँ, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तेजस, डोंट वरी, कोई भी एग्जाम उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज। बिल्कुल पहले रिकैप्चुलेट करता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज पहले मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं आपके साथ 20 क्लॉज 1 एंड 20 क्लॉज 2 और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये हमें प्रोटेक्शन देता है ऑफेंसेस के केस में। किस तरीके का प्रोटेक्शन देता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 क्लॉज 1 और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? It prohibits the state from enacting ex post facto criminal legislation. Prohibits the state from enacting ex post facto criminal legislation. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्रिमिनल लेजिस्लेशन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैंने आपको बताया था that any act in order to be called as a criminal act must be declared so in the eyes of law on the same date. Any act in order to be called as a criminal act must be declared so in the eyes of law. बाद में आप कोई कानून बना करके और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक डेट में इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने आपसे कहा था कि सपोज आज 18th ऑफ मार्च चल रहा है, 18th ऑफ मार्च 2024। 18th ऑफ मार्च को सपोज आपने, आपका नाम है एक्स और आपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि सपोज 18th ऑफ मार्च को आपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है। और किसने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है? तो प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है, अपनी क्लास से किसी एक बच्चे को पिक करता हूं, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है अमरजीत ने। अमरजीत ने 18 मार्च 2024 को प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है। और प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना किसी एक मुद्दे पर वो आज के डेट में कानून की नजर में क्राइम नहीं है। समझ गए मेरी बात? अमरजीत ने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना कानून की नजर में अपराध नहीं है। इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर कुछ कर नहीं सकते अमरजीत का आज के डेट में। सपोज इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह हो गया 24 ऑफ जून 2024 को। प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में यह है कि अमरजीत ने मुझे 18 ऑफ मार्च 2024 को क्रिटिसाइज किया। ऐसे तो लाखों लोग प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अमरजीत स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की निगाहों में है पर्सनल दुश्मनी की वजह से। क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं कि 24 जून 2024 को एक कानून बनाए, एक लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास करे और उसको बैक डेट में इफेक्ट दे दे? इस लेजिस्लेशन को पास करने के बाद इसको बैक डेट में इफेक्ट दे दे, इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ये कहे कि जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को 18 ऑफ मार्च से क्रिटिसाइज किया है
रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को 18 मार्च से क्रिटिसाइज किया है उन सारे लोगों को उल्टा टांग दिया जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर बैक डेट में कानून बनाने के बाद जिन लोगों ने उनको 18 मार्च से लेकर के अब तक क्रिटिसाइज किया है, क्या प्राइम मिनिस्टर उसको उल्टा टांग सकते हैं अरेस्ट करके? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून कहता है कि तुम कोई भी क्रिमिनल लेजिस्लेशन को बैक डेट में इफेक्ट नहीं दे सकते हो। समझो मेरी बात, तुम क्रिमिनल लेजिस्लेशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अगर किसी को सजा देना है, अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो वो कानून की नजर में क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम आज से 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक कानून बना दोगे और फिर बैक डेट में तुम ये कहोगे कि भाई बैक डेट में तुम उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हो। समझ गए? मैं क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं बेटे, ऊपर जो लिख रहे हो ना ये कानून और वो कानून, मैं उस कानून की बेटे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली कह रहा हूं क्रिमिनल लेजिस्लेशन जिसमें सजा दी जाती है। समझ गए मेरी बात? उस क्रिमिनल लेजिस्लेशन को बैक डेट में तुम इफेक्ट नहीं दे सकते हो। कानून की नजर में अमरजीत का प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना आज अपराध माना जाना चाहिए, तो ही कानून अमरजीत को सजा दे सकता है। कानून 4 महीने के बाद बना करके और तुम ये नहीं बोल सकते हो कि 18 मार्च 2024 से जिसने प्राइम मिनिस्टर को इस पर्टिकुलर इशू पर क्रिटिसाइज किया है उसको अरेस्ट करके और उल्टा टांगा जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हो तुम। समझ लो मेरी बात? सो एनी एक्ट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड सो इन द आईज ऑफ लॉ ऑन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ द एक्ट। समझ मेरी बात? किसी भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कहे जाने के लिए कानून की नजर में उस दिन वो काम एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। सिंपल बात याद रखो, अगर आज मैंने कोई काम किया है कानून की नजर में अपराध है, मुझे अरेस्ट कर लो। अगर आज ये कानून की नजर में अपराध नहीं है तो तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। कल के डेट में तुम एक कानून बना के ये नहीं कर सकते हो कि जिसने आज के दिन से ये अपराध किया उसको अरेस्ट किया जाएगा। सिंपल सी बात, इतना मैंने तुमको पिछले क्लास में बता दिया था। समझ गए? बिल्कुल सेम ही होता है कुमार, सेम ही होता है। ठीक है, अब इतना मैंने तुम्हें पिछले क्लास में डिटेल के साथ बता दिया था। जिनकी पहली क्लास है, आई होप कि उन बच्चों को भी, आर्यन की आज पहली क्लास है बेटा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। इस बात को आर्यन समझ गया कि अगर आज तुमने कोई काम किया है तो कानून की नजर में वो अपराध अगर है तो ही तुम्हें सजा मिलेगी आर्यन। अगर कानून की नजर में वो अपराध नहीं है तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। सरकार 2 महीने के बाद एक कानून लाती है और ये कहती है कि 18 मार्च से जिसने ये काम किया है उसको सजा दी जाएगी, और उसमें आर्यन भी एक बंदा होता है और अमरजीत भी एक बंदा होता है। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। समझ गए मेरी बात? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंदिनी ने पूछा इतने दिन आप कहां थे? बेटे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में शादी है, मेरे कजन की शादी थी, उसी शादी में मैं गया था, अदरवाइज मैं छुट्टी तो कभी लेता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही जरूरी काम था और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। चलिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में मैंने आपको क्या बताया था, इसको ध्यान से सुनो। इसमें मैंने तुम्हें सिविल सर्वेंट वाला एग्जांपल दिया था, ध्यान में आ रहा है कि मैंने तुम्हें सिविल सर्वेंट वाला एग्जांपल दिया था और मैंने अपनी क्लास से 3 बच्चों को पिक किया था और मैंने तुमसे ये कहा था इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे खतरनाक शब्दों से डरना नहीं है, ये कुछ नहीं है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी, प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी। इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? तो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी एक काम के लिए तुमको 2 बारी सजा नहीं दी जा सकती है। इस डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है? डबल जियोपार्डी टर्म से घबराना नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द कमीशनिंग ऑफ अ सिंगल एक्ट। समझ गए मेरी बात? मतलब यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द कमीशनिंग ऑफ अ सिंगल एक्ट। एक काम की सजा तुम्हें 2 बारी नहीं मिल सकती है। और मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल दिया था? मैंने यहाँ पर अपनी क्लास से 3 बच्चों को पिक किया था। मैंने अपनी क्लास से बच्चों को पिक किया था, पहला हर्ष को पिक किया था। पहला हर्ष, बेटा मतलब जो देखना है ना हिंदी हर्ष, तो वो गूगल में देख लो, हिंदी मुझे भी नहीं पता, ये हिंदी की क्लास नहीं ले रहा हूं मैं। इसका अर्थ मैंने तुमको बता दिया कि एक काम की सजा 2 बारी नहीं है, एक घटना की सजा हर्ष 2 बारी नहीं है। समझ गए मेरी बात? मतलब एक बारी अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो हर्ष सजा तुम्हें एक ही बारी मिलेगी, तुम्हें 2 बारी सजा नहीं मिलेगी। ये पिछले क्लास में बेटे मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, एक्जैक्टली हिंदी मुझे भी नहीं पता और एक्जैक्टली हिंदी आपको भी नहीं जानना है, इसलिए टेंशन ना लो, पेपर में हिंदी नहीं आएगा। चलो, मैंने आपसे कहा कि बंदा है अपनी क्लास में हर्ष, हर्ष बन गया है सिविल सर्वेंट और हर्ष की रैंक कितनी आ गई है? हर्ष की रैंक आ गई है मान लेते हैं 32। हर्ष ने सिविल सर्वेंट बनने के बाद घोटाला कर दिया, सिविल सर्वेंट बना हर्ष, और हर्ष ने सिविल सर्वेंट बनने के बाद बनाया 200 करोड़ रुपया और हर्ष को एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ने पकड़ लिया। हर्ष पकड़ा गया, किसने पकड़ा हर्ष को? तो अरेस्टेड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो को हर्ष के पास से 10 करोड़ रुपया मिला। चलो मैं मान लेता हूं कि 190 करोड़ रुपया हर्ष बचा ले गया। 190 करोड़ रुपया तो हर्ष ने कहीं छुपा दिया था, लेकिन एंटी करप्शन वालों को हर्ष के पास से 10 करोड़ रुपया मिल गया कैश। जब हर्ष के पास से 10 करोड़ रुपया एंटी करप्शन वालों को मिल गया, एंटी करप्शन वालों ने हर्ष से पूछा कि 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहां से? सैलरी तो आपकी 60,000 70,000 रुपए है, तो 10 करोड़ रुपया इतने यंग एज में कहां से लेकर आए? हर्ष जवाब नहीं दे पाया, मामला कोर्ट में पहुंचा। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने हर्ष को कहा कि भाई आपने करप्शन तो किया है, और कोर्ट ने हर्ष को 5 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दिया। समझ गए मेरी बात? 5 इयर्स का रिगरस इंप्रिजनमेंट, मतलब आप 5 साल तक अब जेल में रहेंगे। हर्ष के डिपार्टमेंट को पता चला, हर्ष के डिपार्टमेंट ने कहा कि इस बंदे को 5 साल की सजा हो गई है, कोर्ट ऑफ लॉ ने इसको गिल्टी माना है और इसलिए अब हम इसको नौकरी से हटा देंगे। डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि हम इसको नौकरी से हटा देंगे, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज। इसको डिसमिस इसलिए करवा रहा हूं कि अभी भी इसके पास काफी पैसा बचा है, इसलिए डिसमिस होने में कोई दिक्कत नहीं है। डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज। अब तुम मेरे से क्या ये बोल सकते हो कि सर हर्ष को 2 बारी सजा मिल गई है, हर्ष को तो 5 साल की सजा तुमने पहले ही सुना दिया है कोर्ट ने, और अभी हर्ष के डिपार्टमेंट ने भी हर्ष की नौकरी छीन ली है, तो क्या हर्ष की सजा 2 बारी हो गई है? नहीं, हर्ष की सजा एक ही बारी हुई है। हर्ष को एक बारी कोर्ट ऑफ लॉ ने 5 इयर्स का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया है और उसके बेसिस पर हर्ष को सिंपल उसके डिपार्टमेंट ने हैज डिसमिस्ड। समझ गए मेरी बात? हर्ष हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ ने हर्ष को दोषी माना है और दोषी होने की वजह से हर्ष को उसके डिपार्टमेंट ने नौकरी से हटा दिया है। इसका मतलब है कि सजा तो हर्ष को केवल एक बारी मिला है, उसी एक बारी की सजा के बेसिस पर हर्ष को उसके डिपार्टमेंट ने डिसमिस कर दिया है सर्विसेज से। समझ गए मेरी बात? इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि किसी एक चीज की सजा, एक एक्ट की सजा तुम्हें 2 बारी नहीं मिल सकती है। मैंने डिटेल में पिछले क्लास में आपको बता दिया था और पिछले क्लास में मैंने डिटेल में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का आपसे पोल भी कर लिया था, इसलिए आज इस पे पोल नहीं करूंगा, पोल करूंगा अगले टॉपिक पर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पर। ठीक है, चलिए फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में मैंने आपसे क्या कहा? कुछ कहानी था, आज कहने वाला हूं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इट प्रोहिबिट्स द स्टेट
फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल। पहले तो अंग्रेजी सुनो, अंग्रेजी क्यों सुनो, अंग्रेजी इसलिए सुनो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिखा हुआ है, बाद में उस अंग्रेजी को सिंपल लैंग्वेज में समझो, डिकोड करो सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन जो लिखा है वो तो जान लो तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिखा हुआ है वो सिंपली समझ में आना बहुत मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस एंड देन प्रोक्योर पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा इस लाइन को सुन के, अब समझो देसी भाषा में। देसी भाषा में क्या कहता है ये? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि एक इंसान लेते हैं अपनी क्लास से एक बंदे को पिक करते हैं, जो बंदा सबसे ज्यादा बदमाशी करता है उसी को पिक करूंगा। अब लास्ट का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, दोनों के लिए है लव, दोनों के लिए, ठीक है। चलिए अब रविंद्र कह रहा है नेक्स्ट क्लास इज एट 6:45, बेटा नेक्स्ट क्लास आपकी 7:30 पर है और इसलिए मैं आपकी क्लास चलाऊंगा 7 बजे मिनिमम, 7 बजे से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, इसलिए टेंशन ना लो और पहले यहाँ ध्यान दो। और ये भाई साहब उज्जवल सिंह, रिच कंटेंट, उज्जवल सिंह को ही पकड़ते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के लिए उज्जवल सिंह का एग्जांपल लेता हूं, ये रिच कंटेंट वाला बंदा है उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह को मान लेते हैं पुलिस ने पकड़ा, उज्जवल सिंह को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अरेस्ट क्यों कर लिया उज्जवल सिंह को पुलिस ने? उज्जवल सिंह को इसलिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उज्जवल सिंह के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, अरेस्टेड बाय पुलिस। क्या ऐसा हो सकता है कि उज्जवल सिंह को पुलिस ले जाए थाने में और उज्जवल सिंह को उल्टा टांग दे, और उज्जवल सिंह को उल्टा टांगने के बाद ऐसी धुलाई करे, उसके नीचे स्टोव जला दे पुलिस, और उसके बाद उज्जवल सिंह से पूछे कि मुखर्जी नगर एरिया में जो क्राइम पिछले 6 महीने से हो रहा है वो क्राइम कौन कर रहा है? शुरू में तो बेचारा उज्जवल ने कहा कि सर मैंने क्राइम नहीं किया है, लेकिन थानेदार एडमेंट था क्योंकि उज्जवल की एक्टिविटीज उसको ठीक नहीं लग रही थी। डेली मुखर्जी नगर एरिया में आता था, राइट लेफ्ट देखता था, फिर ये चला जाता था। पुलिस को उज्जवल पर शुरू से शक था। जो पुलिस के इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो बंदा उज्जवल सिंह है रिच कंटेंट वाला, ये काफी रिचनेस इसने इकट्ठा कर लिया है और पुलिस इस चीज को ध्यान में रखे। मुखर्जी नगर थाने के थानेदार ने उज्जवल को उल्टा टांग दिया और नीचे स्टोव जला दिया और इसकी ऐसी धुलाई की और इससे पूछा कि तुमने क्या मुखर्जी नगर एरिया में क्राइम किया है? उज्जवल ने कहा कि सर पहले तो उज्जवल ने कहा कि मैंने मुखर्जी नगर एरिया में कोई क्राइम नहीं किया है, मैं किताब खरीदने गया था और क्राइम के मकसद से मुखर्जी नगर एरिया में नहीं गया। लेकिन थानेदार ने उज्जवल से कहा कि तुम किताब खरीदने गए थे तो अच्छी बात है, लेकिन इतने दिनों से तुम क्राइम क्यों कर रहे हो? और लगातार उज्जवल की धुलाई जारी रही। अल्टीमेटली 2 दिन के बाद उज्जवल टूट गया और उज्जवल ने पुलिस से कहा कि हाँ सर मुखर्जी नगर एरिया में जितना भी क्राइम हुआ है वो सारा क्राइम मैंने ही कर लिया है, किया है। तो उज्जवल एक्सेप्टेड हिज क्राइम। अब एक बात बताओ, उज्जवल का जो एक्सेप्टेंस है क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है एज एन एविडेंस? सिंपल सी बात, मुझे इस बात का लॉजिक से आंसर दो। उज्जवल को पुलिस ने बहुत ही पीटा मुखर्जी नगर एरिया में, और उज्जवल को बहुत पीटने के बाद मुखर्जी नगर एरिया के थानेदार ने पूछा कि लगातार पिछले 6 महीने से इस एरिया में क्राइम है, क्या उज्जवल तुम्ही ने क्राइम किया है मुखर्जी नगर एरिया में? उज्जवल ने कहा कि नहीं सर मैं तो वहां किताब खरीदने जाता था डेली शाम के टाइम में। उसके बाद भी उसकी धुलाई जारी रही। फाइनली 48 आवर्स के बाद उज्जवल ने कहा कि हाँ सर मैंने ही क्राइम किया है मुखर्जी नगर एरिया में पिछले 8 महीने में जो भी क्राइम हुआ है। थानेदार ने कहा कि शाबाश। थानेदार उज्जवल बेचारा इतना परेशान था कि उज्जवल ने कहा तो चाहिए सर लेकिन नहीं हुआ है। पिछले 10 साल से जो क्राइम हो रहा है वो सब नहीं कर रहा हूं इस एरिया में और आगे भी करने का क्राइम मेरा ही प्लान है। क्या इस एडमिशन को जो उज्जवल का एक्सेप्टेंस है, इस एक्सेप्टेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ में उज्जवल का एक्सेप्टेंस इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस। बोलो मेरी बात, एविडेंस के तौर पर उज्जवल का एडमिशन, इट इज उज्जवल का एक्सेप्टेंस इज नॉट एडमिसिबल, इट इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस, एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ गए मेरी बात? क्यों ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है? इसलिए लाया गया है कि अगर ऐसा प्रोविजन नहीं होगा तो तुम्हें स्टेट की ताकत से, माइट एंड ऑपरेशन से कौन बचाएगा? इसीलिए ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है कि जिससे तुम पर दबाव बना करके तुम्हारे अपने अगेंस्ट तुमसे एविडेंस ना मांग लिया जाए और फिर कोर्ट में सजा दिला दिया जाए तुमको। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरीके से लिखा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ी खतरनाक भाषा का इस्तेमाल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल, द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल to provide self-incriminating evidence, individual to provide self-incriminating evidence, मतलब अपने against self-incriminating evidence, and then use the evidence against himself, use the evidence against the person himself in the court of law, against the person in the court of law, against the person in the court of law to punish the individual. समझ गए मेरी बात? To punish the individual. कितना खतरनाक लैंग्वेज लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। It prohibits the state from compelling an individual to provide self-incriminating evidence. मतलब confession made by a person against himself cannot be the basis of his punishment. Confession made by an individual cannot be the basis of his punishment. तुमने जो अपने अगेंस्ट confession किया है, confession made by an individual cannot be the basis of his punishment, समझ मेरी बात? अपने अगेंस्ट जो तुमने कन्फेशन दिया है कि ठीक है मैंने ये क्राइम किया है, ये एज एन एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने अगेंस्ट ही एविडेंस दे दो, क्योंकि इस तरीके से तो पुलिस किसी को भी रोड से उठा लेगी। 48 आवर्स उसको अपने पास अगर रख ले पुलिस तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर 48 घंटे इंडियन पुलिस आपको अपने पास लेकर के और 3rd डिग्री टॉर्चर दे और इंडियन पुलिस 48 घंटे के बाद आपसे पूछे कि बेटा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था क्या, तो आप थानेदार से कहेंगे जी सर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ आप ही थे और वो मुझे दिख रहे थे जब आप बने थे, तुरंत तुम 1947 में चले जाओगे और थानेदार तुमसे पूछेगा कि 1947 में तुम जिंदा थे क्या? जी सर मैं उसके एग्जैक्टली 47 साल पहले पैदा हुआ था। इस तरीके का भी स्टेटमेंट चाहे तो तुमसे थानेदार ले सकता है। इंडियन पुलिस का 3rd डिग्री पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस है। इसीलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि भाई किसी भी इंसान को जैसा तुमने यहाँ पर उज्जवल के साथ किया है ऐसा तुम किसी इंसान के साथ नहीं कर सकते हो। उज्जवल के साथ यहाँ बहुत बुरा किया गया है। मुखर्जी नगर में किताब खरीदते वक्त उज्जवल को तुमने उठाया,
उल्टा टांग दिया उसको, उसके नीचे स्टोव जला दिया और उससे पूछा कि मुखर्जी नगर में पिछले 6 महीने से क्राइम तुमने किया है क्या? उज्जवल 2 दिन के बाद बेचारा टूट गया और उसने कहा कि जी सर, लगातार मैं ही क्राइम कर रहा हूं और आगे भी मेरी प्लानिंग थी क्राइम करने की। और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के और कहेंगे कि उज्जवल खुद ही बोल रहा था कि मैंने क्राइम किया है और आप इसको सजा दे दीजिए। अगर ऐसा होने लगे तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हैज गिवन यू प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses. It is to save you from the might and oppression of the state. स्टेट की ताकत से बचाने के लिए, समझ गए? तुमको स्टेट की ताकत से बचाने के लिए तुमको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बता दो। उज्जवल तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? पहले तो तुम ये बताओ, बाकी बच्चों को क्लियर हुआ वो तो बाद में पता चलेगा। पहले ये बताओ कि ये वाला एग्जांपल तुम्हें क्लियर हो गया क्या बाकी बच्चों के साथ साथ? जल्दी बताओ। सही बात है, उज्जवल जो रिच कंटेंट ढूंढ रहा था, उसे रिच कंटेंट के लिए उसको मुखर्जी नगर थाने के थानेदार ने उठाया है। उज्जवल को भी क्लियर हो गया। चलो पोल करते हैं, पोल स्टार्ट पोल। ये समझ में आ गया? बी नहीं आया समझ में? सी अभी मैं सो रहा हूँ और डी अब मुझे कभी नहीं समझ में आएगा। जल्दी बताओ। चलिए, पुलिस कोर्ट में प्रूव करेगी अलग अलग एविडेंस के जरिए। ये तरीका नहीं है बेटा पीयूष कि किसी को मारपीट पीयूष कह रहा है फिर पुलिस कैसे प्रूव करेगी? बेटा ये तरीका थोड़ी कि किसी को तुम पकड़ के उल्टा टांग दो और फिर तुम उस बेचारे से पूछो कि तुमने क्राइम किया क्या। तो मानिए यार, मेरे जैसा सीधा साधा आदमी भी अगर उल्टा टांग दो पुलिस तो मैं भी मान लूंगा। अगर मेरे से ये कहे कि चंबल का डकैत तुम ही थे क्या, 48 घंटे में मैं बोल दूंगा पुलिस को कि हां मैं ही था चंबल का डकैत। समझ लो मेरी बात? अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नहीं होता तो हम जैसे बंदों की क्या हालत होती? ये पुलिस के लिए मेरे से बुलाना मुश्किल काम थोड़ी है। अगर पुलिस मुझे मान लिया पकड़ के ले जाए 48 घंटे तक रखे अपने पास और अंत में पूछे कि चंबल का डकैत तुम ही हो क्या, मैं उसको बोलूंगा जी सर मैं ही डकैत हूं चंबल का। आज से 20 साल पहले से लेकर आगे 20 साल तक जो डकैती होगी सब मैंने ही किया है। इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 तुमको दिया गया है जिससे पुलिस के माइट एंड ऑपरेशन से तुम्हें बचाया जा सके। समझ लो मेरी बात? चलो, नहीं समझ आने वाले कौन भाई लोग हैं? इतना आसान कांसेप्ट था। एक बात बताओ, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग लिखा हुआ है श्याम सुंदर, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। तो अब ये नहीं समझ आने वाले कौन लोग हैं यार? 2.97%। इतना आसान कांसेप्ट है और इतना मजेदार कांसेप्ट है। इस अंग्रेजी पे ना जाओ बेटे, ये अंग्रेजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये अंग्रेजी में क्लास में इसलिए बोल देता हूं कि ताकि तुमको ये लगता है कि नहीं सर को बढ़िया अंग्रेजी आती है। समझे? बाकी इसका कोई रोल नहीं है, बाकी तुम समझ ले जाओ उतना ही बहुत है। बीच बीच में जरूरी होता है इस तरीके की अंग्रेजी यूज करना ही। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दोबारा से एक बार पढ़ के बता। फ्रेम ड्रॉप हो गया था भाई, मेरे ख्याल से अभी ठीक हो गया है। यार इतना अच्छा चल रहा था यार, मेरे को लैपटॉप का चार्जर नहीं वो निकालना था। मेरे ख्याल से अब ठीक चलेगा, इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं भाई। सही में बड़े बुजुर्ग से ही बोलते हैं। इंक्रिमिनेटिंग लिखा हुआ है श्याम सुंदर, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। तो अब ये नहीं समझ आने वाले कौन लोग हैं यार? 2.97%। इतना आसान कांसेप्ट है और इतना मजेदार कांसेप्ट है। इस अंग्रेजी पे ना जाओ बेटे, ये अंग्रेजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये अंग्रेजी में क्लास में इसलिए बोल देता हूं ताकि तुमको लगता है कि नहीं सर को बढ़िया अंग्रेजी आती है। समझे? बाकी इसका कोई रोल नहीं है, बाकी तुम समझ ले जाओ उतना ही बहुत है। बीच बीच में जरूरी होता है इस तरीके की अंग्रेजी यूज करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दोबारा से एक बार पढ़ के बताता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या मतलब है? सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस का कि अपने अगेंस्ट एविडेंस। समझ गए मेरी बात? तुम्हारे अपने अगेंस्ट तुमसे एविडेंस नहीं मांगा जा सकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। और फिर उस एविडेंस को तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। समझ गए मेरी बात? मतलब तुमको पकड़ के अगर पुलिस ले जाए, तुमको पीट करके ये पूछे कि तुमने इस एरिया में क्राइम किया है, तो ऐसे तो कोई भी साधारण बंदा मान लेगा कि मैंने क्राइम किया है। आप कहीं कैसे मान लेगा? खूब मान लेगा। पुलिस की पिटाई अभी आपने देखी नहीं है, इंडियन पुलिस की पिटाई पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऐसे इनोवेटिव तरीके से पीटती है इंडियन पुलिस कि कैसे कैसे जो वेटरन क्रिमिनल होते हैं वो भी 48 घंटे में टूट जाते हैं। तो ये कहता है कि तुमको कंपेल करके तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस अगर मांग ले, उसको एविडेंस के तौर पे तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने आपको लिखा कन्फेशन मेड बाय एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ हिज पनिशमेंट। जो इंडिविजुअल का कन्फेशन है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ पनिशमेंट। और फिर मैंने तुम्हें उज्जवल का एग्जांपल दिया। उज्जवल के एग्जांपल में मैंने तुमसे क्या कहा कि उज्जवल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मुखर्जी नगर एरिया में, क्योंकि वहां क्राइम बहुत हो रहा था। उज्जवल को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद खूब पीटा। पीटते हुए पुलिस ने उज्जवल से पूछा कि इस एरिया में क्राइम तुमने किया है? उज्जवल ने कहा कि सर मैं तो रिच कंटेंट ढूंढने गया था। उन्होंने कहा कि यही रिच कंटेंट है जो तुम कर रहे हो मुखर्जी नगर एरिया में। ये बताओ क्राइम तुमने किया है जो लगा मुखर्जी नगर एरिया में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली बेचारा उज्जवल टूट गया 24 घंटे के अंदर में। और उज्जवल ने कहा कि जी सर सारा क्राइम मुखर्जी नगर एरिया में मेरा ही है, सारा दोष मेरा है। क्या उज्जवल के इस कन्फेशन को कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 यही बात बोलता है और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सारे बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब और जबरदस्ती कंफ्यूजन ना क्रिएट किया जाए। साक्षी समझ लो बेटे, जबरदस्ती कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। इससे जबरदस्ती एकदम कंफ्यूजन हो रहा है। रिसर्च नहीं करना है, सूरज की रोशनी से पेट्रोल ना बनाओ। यहाँ सिंपल इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, देसी भाषा में समझ लो यार। सूरज की रोशनी से पेट्रोल बनाने के लिए बोला किसने? चलो अभी केवल जान लो पनिशमेंट की बात नहीं हुई, अभी केवल पनिशमेंट की बात जान लो। ऊपर एक बंदर लिखा है फिर पुलिस की कार्रवाई की कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई पुलिस की कार्रवाई की वैल्यू है, पुलिस जा करके और एविडेंस इकट्ठा करे ना। ऐसे किसी को पकड़ के थोड़ी पुलिस बुला लेगी कि तुमने क्राइम किया है। ऐसे अगर हो जाए तो किसी को रैंडमली पुलिस बाजार से उठा लेगी और कहेगी कि किसी बंदे ने हत्या की है। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम किसी को रैंडमली उठा लो और उस बंदे को पीटोगे तो अल्टीमेटली ठोकने पीटने के बाद बंदा बेचारा एक्सेप्ट तो कर लेगा कि हां मैंने क्राइम किया है। समझ लो मेरी बात?
ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 गिव्स यू प्रोटेक्शन, समझ गए, ये है पुलिस की कार्रवाई का मतलब। चलिए शक्य ने कहा कि हम लव कुमार को उठवाइए, नहीं लव को अभी नहीं उठाऊंगा, लव को आर्टिकल 22 में लगाएंगे ना बेटे, तो लव को वहां पर पिक किया जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, अभी नहीं, अभी तरीके की चीज आई नहीं है। जब हम लोग आर्टिकल 22 में पहुंचेंगे तो काफी सारे बच्चों को मुझे पिक करना है, तो इसलिए वहां पर लव कुमार को भी पिक किया जाएगा और बाकी बच्चों को भी वहां पर मैं पिक करूंगा, 3-4-5 बच्चों को। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखना कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं आपको आंसर राइटिंग करवा के बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर उसके खिलाफ एविडेंस मिले तो बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रेजेंट कीजिए, एविडेंस मिले हैं तो, समझ गए। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन? और इमेजिनरी क्वेश्चन यहाँ नहीं होता कि पुलिस अगर ऐसा करे तो क्या होगा, बेटा इमेजिनरी क्वेश्चन आप लोग ना पूछा करो। चलिए बुक्स आ जाएगा, अनु बेटा टेंशन ना लो, ठीक है। हाइपोथेटिकल दानिश कह रहा है कि मजा नहीं आ रहा, दानिश मजा करने क्लास में आया है, दानिश के लिए यहाँ मूवी चलवा दी जाए तो दानिश एंजॉय करेगा पूरी क्लास को। दानिश को फिलहाल मजा नहीं आ रहा है, उसके लिए क्लास बंद करा करके और अगर यहाँ पर मूवी चलवाई जाए तो दानिश एंजॉय करेगा। ठंडी लग रहा है 12 बजे। इमेजिनरी क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जा सकता है बेटे कि पुलिस अगर पिक कर ले तो क्या होगा, समझ गए। 12:30 आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भूलने की चीज नहीं है यार बेटे। आपका एग्जांपल नहीं, लड़कियों का एग्जांपल ऐसे एग्जांपल नहीं लेते हैं, ऐसे केवल लड़कों का एग्जांपल लिया जाता है, समझो मेरी बात। लड़कियों का एग्जांपल सोफिस्टिकेटेड चीज में लिया जाएगा, ऐसे क्राइम क्रिमिनल इन सब चीजों में एग्जांपल लेना ठीक नहीं है। चलिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ध्यान से समझो इस लाइन का क्या मतलब है। इट गारंटीज इससे रिलेटेड बहुत सारे केस आपको पढ़ाऊंगा, जैसे क्या होगा, 2-3-4 केसेस तो सामने में है। एक गोपालन केस, मेनका गांधी केस, जोसेफ शाइन केस, पुट्टा स्वामी केस, मतलब बहुत सारे केसेस है, अरुणा शॉनबॉक केस, 2-3-4 केसेस भी जान जाओगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इस चीज को समझो जरा, गारंटीज राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि कैसे भी ये कहा जाए कि भाई तुम्हारी राइट टू लाइफ जिंदा तो तुम हो या तुमको जेल में डाला नहीं गया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोग कोई एनिमल लाइफ नहीं है, वी आर नॉट एनिमल लाइफ, वी आर नॉट हाफ लाइफ। सो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड that right to life involves a dignified life, a dignified life involves a dignified life and not animal like life, dignified life. So we are human being, we have got the right to life with dignity, right to live with dignity, मतलब सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार। समझो मेरी बात, राइट टू लाइफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। So article 21 is not confined to animal existence. Article 21 is not merely confined to animal existence, merely confined to animal existence। याद रखिएगा इस बात को। Article 21 is not merely confined to animal existence। ये animal existence को लेकर confined नहीं है, मतलब we are not animal like कि हम कैसे भी जिंदगी जी रहे हैं और हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि भाई साहब राइट टू लाइफ का मतलब होता है सिंपल, राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू हैव और डिग्निफाइड लाइफ। समझ गए मेरी बात? राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है? राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लाइफ, राइट टू हैव और डिग्निफाइड लाइफ। पहला पॉइंट नंबर 1। तो इसलिए सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट उसके इसके स्कोप को एक्सपैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर जिंदगी की डिग्निटी नहीं है। So right to life also involves a dignified life. Article 21 is not merely confined to animal existence. Article 21 कोई animal existence की तरह से, जानवर की तरह से जिंदगी जीने के लिए Article 21 confined नहीं है। ये कहता है कि right to life केवल हमारे survival से related नहीं है, rather it is a right to life with dignity, animal existence or survival. Rather it is right to life with dignity. मतलब बिना डिग्निटी के राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है, हमें सम्मान के साथ जिंदगी जीनी है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 and article 21 are like golden triangle। ये तीनों golden triangle हैं and these three are considered prerequisite for healthy democracy। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये तीनों आर्टिकल जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही आर्टिकल हमारे जिंदगी की डिग्निटी को बढ़ाते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। अब तुम मुझे एक बात का आंसर दो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि राइट टू लाइफ तो तुम्हारे पास है, जिंदा जीने का अधिकार है, क्या दिक्कत है? क्यों अननेसेसरली इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो? भाई मेरे, बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के और बिना राइट टू इक्वालिटी के राइट टू लाइफ का क्या मतलब बचता है? राइट टू लाइफ का मतलब तभी है जब तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है एंड जब तुम्हारे पास इक्वालिटी का अधिकार है, सारे लोग कानून की नजर में बराबर होने चाहिए, तो ही आर्टिकल 21 का कोई मतलब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तीनों आर्टिकल आर इंटरडिपेंडेंट। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, these three articles are interdependent। these three are interdependent। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये उसी तरीके से है कि तुम्हारे पास, तुम जिंदा तो रह रहे हो लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो, तुम जिंदा तो रह रहे हो लेकिन कानून की नजर में तुम और दूसरा इंसान बराबर नहीं है, कानून की नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और दूसरे इंसान की बहुत ज्यादा हैसियत है। क्या इसको जिंदगी की डिग्निटी बोलेंगे? सिंपल मेरी बात का जवाब दो, क्या इस चीज को डिग्निटी बोली जा सकती है कि कानून की नजर में हम दोनों बराबर ना हो? अगर कानून की नजर अच्छा ये वाला बंदा 1000 करोड़ का आदमी है, कोई बात नहीं, ये 2 मर्डर करेगा
तब इसको 3 महीने की सजा होगी और मुझे किसी को एक थप्पड़ मारने पर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। क्या यहाँ पर जिंदगी की डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। कानून की नजर में हम सबको बराबर होना है, समझो मेरी बात। कानून की नजर में हम सारे लोगों को बराबर होना है, इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 दीस 3 आर्टिकल्स आर इंटरडिपेंडेंट। डेमोक्रेसी के लिए ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आर्टिकल 14 को हम आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 को हम अगर आर्टिकल 21 के साथ जोड़कर नहीं पढ़ते हैं। समझो मेरी बात। सो दीस 3 आर्टिकल्स आर interdependent and these 3 articles are considered of utmost importance for healthy functioning of democracy। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। वो पर जितना मैंने लिखा है सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताइए। यस सर। जल्दी बताएं। एकदम क्वेश्चन क्लियर सारे बच्चों को? पोल करवा लेता हूं। पोल ए समझ में आ गया? बी नहीं समझ में आया? सी मैं समझने वाला बच्चा ही नहीं हूं, समझाने वाला बच्चा ही नहीं हूं। और डी अब मुझे कभी नहीं समझ में आएगा। मतलब बेसिकली नहीं समझ में आया तो प्लीज बी टिक कर देना। सी और डी का मतलब है कि मुझे नहीं समझाया जा सकता है, अननेसेसरीली तुम कोशिश कर रहे हो। चलो जल्दी बताओ। जल्दी चलिए। सुशांत भाई साहब कहीं और कुछ और कर रहे थे क्या? सुशांत ने कहा प्लीज रिपीट। सुशांत यहाँ क्या चल रहा है? मेला लगा हुआ है क्या? प्लीज रिपीट। इतने अच्छे से सब समझा दिया तुमको, प्लीज रिपीट। मतलब ये प्लीज रिपीट का क्या चक्कर है बेटा? समोसा खा रहे थे क्या पढ़ाई करते समय कि प्लीज रिपीट करवा रहे हो पूरा? अरे यार यहाँ ध्यान दिया करो, प्लीज रिपीट करवाते हो पूरा कंसेप्ट कहते हो दोबारा से एक बार पढ़ाइए। मतलब एक बात बताओ, इतनी मेहनत से बेचारा टीचर पढ़ाया तुम्हें और उसके बाद प्लीज रिपीट कर दो। बताओ तुम्हें ये सही लग रहा है? बेचारा टीचर भी पानी पानी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब समझो इसका एक्सप्लेनेशन। ये आर्टिकल थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें और पानी भर के ला क्वेश्चन है आर्टिकल 21 से रिलेटेड और हर बार आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। आपको मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर आर्टिकल 21 से रिलेटेड। चलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा, हमने कहा कि सही में समोसा खा रही थी। चलो तो आर्टिकल 21 it guarantees right to life and personal liberty. So as the constitutional form of government has evolved in India, जिस तरीके से हिंदुस्तान में constitutional form of government evolve हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हम लोग चल रहे हैं वो over the period of time evolve हुआ है। It is Article 21 that has undergone maximum changes as the constitutional form of government, as the constitutional form of government has evolved. It is Article 21 that has undergone maximum evolution. Article 21 का बड़ा evolution हुआ है। Evolution का मतलब पहले right to life का मतलब होता था केवल right to life, लेकिन over the period of time सुप्रीम कोर्ट ने right to life के ambit को expand करने का काम किया। पहले right to life का मतलब होता था केवल right to life। सुप्रीम कोर्ट आगे आपको पढ़ाऊंगा एक गोपालन केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई देखो, अगर सरकार कोई खराब कानून बनाती है तो उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई खराब एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है, अगर मान लिया कि कोई पुलिस वाला तुम्हें परेशान करता है, उस कंडीशन में खराब एग्जीक्यूटिव एक्शन के केस में हम तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर खराब कानून बन गया है तो हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने एक गोपालन केस में बोल दिया था। ये आपको अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। लेकिन बाद में मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो लॉ का एप्लीकेशन हेलो, मेरा वीडियो कब से ऑफ है गाइस? बहुत देर हो गई क्या ऑफ है? तो लगा चल रहा है, इसलिए मैं भाई मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। है ना, एक बार देख लेता हूँ ना मैं। तो ठीक आ रहा है ना।
कैसा हुआ? हेलो भाई, ठीक ठीक है। हेलो हेलो। ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। भगवान की कृपा से हो गया। होना चाहिए। मेरी फट के हाथ। होना चाहिए, वो फेयर एप्लीकेशन होना चाहिए। कहा हम कानून को देखेंगे जब, तब हम ये भी देखेंगे कि क्या कानून को बनाने में इंटेंट क्या था, इंटेंशन क्या था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए हम एक लॉ को ऑब्जर्व करेंगे आज से आगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ गए ना, ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी पावर को डिराइव करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो समय तो बढ़ रहा है ना। 1926 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और तब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लास्ट 73 इयर्स में हम लोग एवोल्यूशन देख रहे हैं। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, इट इज आर्टिकल 21 दैट हैज अंडरगॉन मैक्सिमम एवोल्यूशन, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन लिबरल इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21। मैक्सिमम एवोल्यूशन इससे क्यों हुआ है? ड्यू टू लिबरल इंटरप्रिटेशन, ड्यू टू liberal interpretation given by Supreme Court, interpretation given by Supreme Court to Article 21. समझ गए मेरी बात? Due to liberal interpretation given by Supreme Court to Article 21. So as the constitutional form of government has evolved, it is Article 21 that has undergone maximum evolution due to liberal interpretation given by Supreme Court to Article 21. Article 21 को Supreme Court ने liberally interpret किया, बहुत उदार होकर के interpret किया है, क्योंकि Article 21 एक ऐसा आर्टिकल है कि मान लिया तुम्हें कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला होता, तुम्हें केवल आर्टिकल 21 मिला होता। ध्यान देना इस बात को। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम्हें कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं देता, तुम्हें केवल एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता, और वो फंडामेंटल राइट्स होता आर्टिकल 21। उस कंडीशन में कोई भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बाय गिविंग लिबरल इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21 वी हैव गिवन यू ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। समझो मेरी बात? कोई फंडामेंटल राइट्स तुम्हें नहीं मिलता, कोई टेंशन की बात नहीं है, केवल एक आर्टिकल 21 होना चाहिए था हमारे पास, और आर्टिकल 21 को लिबरली इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वुड हैव गिवन अस ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। समझो मेरी बात? ये है इंपॉर्टेंस आर्टिकल 21 का। जैसे आपने वो मूवी देखी थी, आप लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है दीवार। तो दीवार मूवी में शशि कपूर के पास, शशि कपूर ये और अमिताभ बच्चन दो भाई होते हैं, मां शशि कपूर के साथ रहती है, अमिताभ बच्चन एक बड़ा डॉन बन जाता है, एंड शशि कपूर इज अ कॉप। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जब एक जगह मिलते हैं तो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से पूछता है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगलो है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर धीरे से आंसर देता है, मेरे पास मां है। इसका मतलब कि तुम्हारे सारे घर, गाड़ी और बंगलों के सामने मेरे पास मां का होना भारी पड़ेगा, तुम्हारे सारे बैंक बैलेंस के सामने मां का होना भारी पड़ेगा। उसी तरीके से आर्टिकल 21 है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स रहे न रहे, लेकिन अगर तुम्हारे पास आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन देने के बाद तुम्हें सारे फंडामेंटल राइट्स दे देगी। समझो मेरी बात? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस इज ओनली टू एनहांस द डिग्निटी ऑफ लाइफ। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सबके लाइफ की डिग्निटी को बढ़ाने के लिए बना है। So the purpose of entire constitution is to enhance the dignity of the life. इसलिए मैंने आपसे कहा सिंपल सी बात, even if other fundamental rights have not been provided under the constitution, even if other fundamental rights have not been provided under the constitution, provided under the constitution, and independent judiciary by giving liberal interpretation to Article 21, by giving liberal interpretation to Article 21, would have given all other fundamental rights, would have given back all other fundamental rights, because the purpose of entire constitution is to enhance the dignity of life. The purpose of entire constitution is to enhance the dignity of life only. समझ गए मेरी बात?
आखिर में लाइफ की डिग्निटी को बढ़ाना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है। बाकी क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों है ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन सारी बातों का क्या मतलब है? इन सारी बातों का मतलब हमारी जिंदगी के डिग्निटी को एनहांस कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल 21 इज अ कंपोजिट राइट, इट हैज गिवन अस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट राइट्स। आर्टिकल 21 इज अ कंपोजिट राइट, इट इज composite right, मतलब इससे बहुत सारे राइट्स कनेक्टेड हैं। इट इज composite rights, right, and it has given us largest number of, it has given us largest number of inferred rights, largest number of inferred rights। समझे, ये composite right है, इसने हमें largest number of inferred right दिया। जैसे कि कौन सा राइट हमें दिया है इसने हमें दिया है one, ऐसे बहुत सारे राइट दिए हैं। पहला राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी dismissal, राइट against arbitrary dismissal, right to have a clean and livable environment, the right to have clean and livable environment, the right to privacy environment, right to the right to privacy, right to speedy trial, privacy, right then against exploitation, the right to have a speedy trial, right to speedy trial, right against exploitation, right against exploitation। समझ गए मेरी बात? Largest number of important rights have been given to us। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 21 इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड पुलिस स्टेट। मतलब पुलिस स्टेट क्या करती है? पुलिस स्टेट तुम्हारी डिग्निटी का ध्यान नहीं रखती है। समझ गए? जब मर्जी तुमको उठा कर ले गई तुमको। अभी जो मैंने तुम्हें उज्जवल वाला एग्जांपल दिया था वो क्या है? पुलिस स्टेट का एग्जांपल है। जब मर्जी तब पुलिस तुमको उठा कर ले जाए और पीट पाट करके और तुमसे पूछ ले कि ये क्राइम तुमने किया है, तो तुम डर के मारे क्या बोलोगे कि हाँ मैंने किया है, भले तुमने वो क्राइम किया हो या नहीं किया। तो इट इज आर्टिकल 21 दैट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इट मेक्स अ डिस्टिंक्शन, it makes a distinction between a constitutional state and a police state। It makes a distinction between a constitutional state and a police state। यहाँ सारे बच्चों को सारा पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ सारे बच्चों को एकदम सारा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। दोबारा एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट करता हूं मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि आर्टिकल 21 का आज सच क्या सिग्निफिकेंस है। तो आर्टिकल 21 इट गारंटीज राइट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब बिना आर्टिकल 21 के अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बिकम मीनिंगलेस। इट गारंटीज quality of life, quality of life। Without article 21 other fundamental rights become meaningless। Without article 21 other fundamental rights become meaningless। समझ गए मेरी बात? बिना आर्टिकल 21 के अदर फंडामेंटल राइट्स become meaningless। इसलिए आर्टिकल 21 को क्या बोलते हैं? आर्टिकल 21 को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स का बेसिस आर्टिकल 21 ही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। दिस कॉल्ड एज फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। समझ मेरी बात? इसको फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? इसको फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स बोलने के पीछे का रीजन इज वेरी सिंपल। मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली बेसिस इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 मतलब तुम यूं समझ लो कि अगर कोई फंडामेंटल राइट हमें नहीं होता, पूरे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या पर्पस है? टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ओनली, टू एनहांस द डिग्निटी ऑफ लाइफ ओनली। अगर कोई फंडामेंटल राइट हमें नहीं होता और हमारे पास केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता, सो एनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बाय गिविंग लिबरल इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21 वुड हैव गिवन अस ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 का पर्पस ही लाइफ की डिग्निटी को एनहांस करना है। सो इट इज आर्टिकल 21 दैट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड पुलिस स्टेट। आर्टिकल 21 की वजह से ये पुलिस स्टेट नहीं है कि पुलिस हमें यूं उठा के ले जाए। पुलिस मुझे यूं उठा के नहीं ले जा सकती है। मुझे अगर पुलिस को उठा के ले जाना है तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, मैंने कोई गुनाह किया हुआ होना चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझ गए मेरी बात? चल एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारे बच्चों को। ओहो ईशा करिए कि सीए 2024 बता दो सर जी। बेटा ईशा सिटीजनशिप चैप्टर एक बार पढ़ लो मैडम जी। सिटीजनशिप चैप्टर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में मैडम, इसलिए प्लीज जा करके और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लीजिए। समझ गए मेरी बात? डिटेल में सारी बातें मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो साक्षी, बिल्कुल बोल सकते हो। सुप्रिया करिए व्हाट आर आर्बिट्ररी डिसमिसल। बेटा सुप्रिया आर्बिट्ररी डिसमिसल का मतलब है कि तुम आईएएस ऑफिसर हो, अचानक से चीफ मिनिस्टर को लगा कि ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसको लगा तुम अच्छे से काम कर रही हो, चीफ मिनिस्टर को लगा तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, और चीफ मिनिस्टर ने कहा इसको क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर मान लिया कोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और पुलिस के सब इंस्पेक्टर को डीजीपी को ऐसा लगा, डीजीपी छोड़ो सुप्रीम पुलिस को ऐसा लगा कि ये बंदा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्यों ठीक नहीं लग रहा है? तो चलते समय ये बंदा इसकी चाल मुझे पसंद नहीं आ रही है, हटा इसको नौकरी से। ऐसा हो सकता है क्या? इसको बोलते हैं बेटे आर्बिट्ररी डिसमिसल। समझ गए मेरी बात? इस बात पर तुम डिस्कस कर दो कि गाड़ी बढ़ा करके आया हुआ है, माल नहीं कटवाया है इस बंदे ने, हटा इसको नौकरी से निकालो, सस्पेंड कर दो। इसको बोलते हैं बेटे आर्बिट्ररी डिसमिसल। समझ गए मेरी बात? हाँ चलिए रविंदर वो इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, रविंदर तुम नहीं डिसाइड करोगे। इट इज टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट रविंदर एंड नॉट भरत। इट इज टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली बेटे। चलिए लिबरल मतलब उदारता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल खोल दिया है। समझ मेरी बात? स्वाति ने पूछा लिबरल का मतलब, बेटे लिबरल मतलब उदार। ए समझ में आ गया, बी नहीं समझ में आया, सी और डी। मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं हूँ, अननेसेसरली ज्यादा कोशिश ना करो तुम। हाँ लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब बता दिया। लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब उदारता के साथ इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 को।
ठीक है। ओहो इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ यहाँ आ गया, वो कहाँ इलेक्शन चैप्टर में इलेक्टोरल बॉन्ड, टेंशन ना लो। चलिए हाँ बिल्कुल नहीं बुलाओ नयन, एकदम याद हो। चलिए दिया ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुका हूं बेटे, ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुका हूं। स्पीडी ट्रायल का मतलब कि केस का फैसला तानिया जल्दी आ जाए बेटे, उसको बोलते हैं स्पीडी ट्रायल, समझ गई, जल्दी से केस का फैसला आ जाए। काजल कह रही है यू आर इग्नोरिंग मी, नो आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। हाँ चलिए आगे बढ़ जाए, बिल्कुल याद हो, बिल्कुल याद हो रत्न प्रभा, बिल्कुल याद हो बेटे। चलिए देखा जाए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा मैं नहीं हूँ, ये संख्या कम हो गई है अपनी क्लास में, गुड वेरी नाइस। सारे बच्चों को पढ़ने लिखने वाला बनना है ना, तो इसलिए पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं हूँ, इसमें बहुत समझदारी नहीं है। चलिए अगली क्लास 7:30 बजे, पता है मुझे। रामशाह बिल्कुल भी मैं किसी को बेटे इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, समझ गए मेरी बात। चलिए तो अब हिस्ट्री क्लास आपकी उसी टाइम पर रहेगी बेटे, 7 बजे रहेगी। आज मंडे के दिन कैसा है, मैंने पहले बोल दिया था कि भाई 2 घंटे से 1.5 घंटे से कम की क्लास ना हो, और क्लास में आधे घंटे का मुझे समय मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उस आधे घंटे के समय में बच्चों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 केस आया, उन केसेस के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और उस केस में आपको पता चलेगा। एक बारी सारी बातों को क्विकली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी ऊपर एक दो बच्चे ने कहा कि सर ओवरव्यू दे दीजिए। आर्टिकल 20 तेजी से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 21 हमें क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। आर्टिकल 21 कहता है गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ मींस राइट टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल। ये केवल एनिमल एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल को लेकर कन्फाइंड नहीं है, इस बात को समझिए। इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनिमल एक्जिस्टेंस और सर्वाइवल, रादर इट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। मतलब ये एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है। ये एनिमल एक्जिस्टेंस को लेकर के, इट इज नॉट एनिमल एक्जिस्टेंस कि हम सिर्फ एनिमल की तरह से जिंदा रहने वाली प्रजाति नहीं है, हम इंसान हैं और हम डिग्निटी के साथ जिंदा रहने वाले लोग हैं। बिना डिग्निटी के हमारी लाइफ का एज सच कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तीनों ही आर्टिकल डेमोक्रेसी के लिए बड़े जरूरी है और ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे राइट टू लाइफ का मतलब केवल राइट टू लाइफ तो नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ है। अगर मान लिया तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है लेकिन तुम कानून के नजर में बराबर नहीं हो, भगवान थक गया, राइट टू लाइफ का क्या मतलब रह जाएगा, यहाँ मेरी जिंदगी का क्या डिग्निटी का मतलब रह जाएगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 19 ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बिना इसके भी आर्टिकल 21 का एज सच। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 21 जैसे जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एवोल्यूशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एवोल्यूशन का मतलब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंसमेंट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1950 से लेकर अब तक कितने साल बीत चुके हैं, हम आजादी का अमृतकाल बना चुके हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही गाइड होने वाली हमारी सरकार है ना, उसका तो एवोल्यूशन समय के साथ हुआ है, 75 सालों का लंबा समय है। और फिर मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 21 हैज अंडरगॉन मैक्सिमम एवोल्यूशन। क्यों आर्टिकल 21 में सबसे ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लिबरल, बहुत ही उदार तरीके से इसको परिभाषित किया है, बहुत ही उदार तरीके से इसको इंटरप्रेट करने का काम किया है। फिर मैंने आपसे कहा कि कॉम्पोजिट राइट है, कॉम्पोजिट राइट का मतलब बहुत सारे राइट्स इससे कनेक्टेड है। And it has given us largest number of inferred rights. आर्टिकल 21 से रिलेटेड बहुत सारे inferred right मतलब समझ रहे हो, उससे निकलने वाले राइट्स बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे तुम लोगों ने स्कूल में ये बात पढ़ी होगी, इन्फरेंस निकालते हैं, एक बात से कई सारे इन्फरेंस निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। वैसे ही एक राइट से कई सारे राइट्स निकाले जा सकते हैं, तो आर्टिकल 21 से कई सारे राइट्स निकाले गए हैं। सो राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल, राइट टू हैव क्लीन एंड लिवेबल एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सब आर्टिकल 21 से ही निकला है। और फिर फाइनली मैंने आपसे कहा कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स तुम्हें नहीं दिया जाता, केवल आर्टिकल 21 दिया जाता तुम्हें और कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, तो कोई भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर्टिकल 21 को लिबरली इंटरप्रेट करके would have given you all of the fundamental rights and directive principle। तो पर्पस ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पर्पस ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारी जिंदगी की डिग्निटी को एनहांस करना है, इट गारंटीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। समझ गए। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि एंजल सिंह कह रही है कि आप ये भी बोल दो कि डायनासोर इससे इग्नोर कर रहे हैं सर। चलिए तो यश ने मुझे ऑप्शनल कैसे चूज करें, बेटा जिसमें इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल ले लो, इसमें कोई रूल एक्सेस नहीं होता, आपको जिस चीज में अच्छा लगता है आपको ऑप्शनल ले लो, क्या दिक्कत है। समझ गए। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाता हूँ वही अच्छा है, आप जो पढ़ेंगे वो सब अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए। चलिए अभी क्यों करवाता हूँ, रुको। हाँ आगे बढ़ाऊंगा, राइट टू डेथ इज आल्सो इंफर्ड। समझ गए। अरुणा शाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने तानिया उसके बारे में बात किया है, वो आपको आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट मोमेंट। जस्ट मोमेंट बोल दिए भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, सब्र करो, कितना देखोगे। मेरे को नहीं लगता भाई, अच्छा सब्जेक्ट है यार, लेकिन ये मतलब करना चाहिए ये सबकी तैयारी। चलो 2 से पढ़ो। फर्स्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें ये जानो कि द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि it originated in England, it originated in England, originated in England। The court while examining a law, the court, ध्यान से सुनना मेरी बात, the court while examining a law, while examining a law will look at it, will look at it From the angle of legislatures, from the angle of legislatures legislators competence competence and Legislatures procedural formalities,
competence and procedural formalities. क्या मतलब है इस लाइन का? And procedural formalities. It means the law that has been passed by legislature, the law that has been passed by a competent legislature. इसका मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे. इसका मतलब होता है, it means the law that has been passed by competent legislature and has been passed by competent legislature. मतलब जिसको पास कर रहा है उसी ने उस लॉ को पास किया है. And all the procedures in the passage of the law have been followed properly. has been followed properly. Of the law has been followed properly. यहाँ से इसको पढ़ो तो मैंने यहाँ पे लिखा है has been followed properly. मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने तुमसे कहा कि कोर्ट while examining a law, the court while examining a law will verify whether the law has been passed by a competent legislature and whether the prescribed procedure have been followed by the legislature while passing the law or not. Simple. मतलब हिंदी में समझो, एक कानून पास करते समय कोर्ट केवल दो बातों का ध्यान रखेगी. क्या? जिसको लॉ पास करने की जिसकी हैसियत थी उसी ने लॉ पास किया है या नहीं. दूसरा, लॉ को पास करने में जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहा था क्या उन सारे प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है अथवा नहीं. समझ गए मेरी बात? किसी भी कानून को एग्जामिन करते समय कोर्ट केवल दो बातों का ध्यान रखेगी. पहली बात, लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस, मतलब जिस लेजिस्लेचर को लॉ पास करना था उसी ने पास किया है या नहीं किया है. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. या लॉ को पास करते समय ऑल द प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड और नॉट. अगर ऑल द प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड व्हाइल पासिंग द लॉ, then the court cannot go behind the motive of the law. इस बात को ध्यान रखना. पहले ये सबको समझ आया, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये समझ लेगा तो ही आगे बढ़ूंगा. जल्दी बताओ सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा. जल्दी जल्दी बता दीजिए. सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? पूर्ण करवा देता हूँ. समझ आ गया? ए बी नहीं समझ में आया? सी और डी मेरे से पूछना ही बेकार है. सी और डी का मतलब मेरे से पूछना ही बेकार है. चलिए बोल करो, बोल. वहां ये स्लो करने का कोई मतलब नहीं. एक बार और बता दूंगा लेकिन पहले बोल करो, कोई टेंशन नहीं है. पहले बोल कर दो फिर समझाता हूँ. साई लगातार मिनरवा मिल्स के चक्कर में फंसा हुआ है. साई काफी टेंशन में है. साई मैं देखता हूँ कि डेली बेचारा मिनरवा मिल्स को याद करता है. बेटा तुम मिनरवा मिल एक बार हो के आ जाओ. समझो मेरी बात. तुम जो इतने दबाव में नजर आ रहे हो, बताया था मैंने डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर में, बेटे तुमको मिनरवा मिल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन इतने जो तुम तनाव में नजर आ रहे हो, समझ लो इससे ना डैमेज हो जाएगा नस. इसके चक्कर में ना फंसा करो. समझ लो तुरंत जो वेन से ना गर्दन की इतनी तनाव में वो डैमेज हो जाती है और दिमाग की नसें ना एकदम ऐसे श्रिंक होने लगती है. बेटे इसमें ये गलती ना किया करो. चलो 11% बच्चों को नहीं समझ में आता तो यार समझाना पड़ेगा. समझ मेरी बात? तब तो समझाना पड़ेगा. चलिए चलो कोई बात नहीं. मैंने आपसे क्या कहा, इसको ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लेते हैं कि कोई एक कानून पास हुआ. मान लो तुम लोग ये छोड़ो, अंग्रेजी जो लिखा हुआ है, मैक्सिमम बच्चे तो अंग्रेजी में फंसे होंगे. अंग्रेजी छोड़ो, तुम हिंदी के चक्कर में फंसो. ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, ये समझ लो केवल. मैंने तुमसे कहा कि मान लिया एक कानून पास हुआ, कोई भी कानून पास हुआ. क्या कानून पास हुआ? मान लिया कानून पास हुआ सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. मेनका गांधी केस से पहले तक क्या कंडीशन था? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही हिंदुस्तान में फॉलो होता था. कब से लेकर कब तक? तो ए के गोपालन केस में, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है. और जब हम लोग कानून को देखेंगे तो कानून को देखते समय हम केवल दो चीजों को देखेंगे. कानून को देखते समय हम ये देखेंगे कि क्या कानून जो पास हुआ है उसको जिसको पास करना था उसी ने पास किया है, लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस, और जो कानून पास हुआ है उसको पास करने में सारे प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं. समझ मेरी बात? मान लेते हैं एग्जांपल ले लो सीए का. सीए कानून बना, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से देखा जाए सीए को तो क्या होगा? अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट केवल दो बातें यहां पर देखेगी. सुप्रीम कोर्ट यहां पर कौन सी दो बातें देखेगी? ध्यान से सुनना मेरी बात. बातें ना करो बोर्ड पर, नहीं तो समझ नहीं आएगा. फिर पूछोगे फिर से समझा दो. सीए में सुप्रीम कोर्ट दो बातों को ध्यान रखेगी. सुप्रीम कोर्ट कौन सी दो बातों को ध्यान रखेगी? कि सीए पूरे इंडिया पर अप्लाई होने वाला लॉ है तो इसको केवल पार्लियामेंट पास कर सकती है. इसको केवल पार्लियामेंट ने ही पास किया है, या सीए को कहीं ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है. समझ मेरी बात? भाई सीए एक बात बताओ, तमिलनाडु गवर्नमेंट एक लॉ पास करेगी, वो बिहार पे क्यों एप्लीकेबल होगा? और तमिलनाडु गवर्नमेंट एक लॉ पास करेगी, वो केरला पर क्यों एप्लीकेबल होगा? समझ मेरी बात? इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस. कि तुम्हारी औकात है कि नहीं उस लॉ को पास करने की. ज्यादा देशी भाषा में तुम ये समझो, ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें कि लॉ को पास करने की लेजिस्लेचर की औकात है कि नहीं है. मतलब तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून पास कर सकती है? मुझे इस बात का जवाब दो. नहीं कर सकती है. यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा कहेगा कि सर तमिलनाडु कैसे पास कर सकती है. समझो मेरी बात? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून कैसे पास कर सकती है. समझ गए? बेसिक स्ट्रक्चर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तुम ज्यादा टेंशन ना लो ऋषि. जो पढ़ा रहा हूं बेटे उसी पर ध्यान दो. मैंने तुमसे कहा कि तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर नहीं है जो पूरे देश के सिटीजनशिप के लिए कानून बना दे. क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि सिटीजनशिप के लिए कानून कौन बना सकता है? तो सिटीजनशिप के लिए कानून केवल पार्लियामेंट बना सकती है. समझ गए मेरी बात? तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है, असम स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है, यूपी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है. सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर पर केवल एक और एक लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, और वो कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है. समझ गए मेरी बात? ये है लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस. तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी? लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस. पहला एंगल.
और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि इस कानून को स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है या इस कानून को पार्लियामेंट ने पास किया है। अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो ओके है, पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है तो ओके नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी कि इस कानून को पास करने में जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है कि नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ है नहीं हुआ है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। समझ गए मेरी बात? अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती है। ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर कब से कब तक था? ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर था 1950 से लेकर के और 1978 तक। समझ गए? जब केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही हमारे देश में फॉलो होता था, मेनका गांधी केस तक। मेनका गांधी केस के बाद स्थिति बदल गई। तो कोर्ट किसी भी कानून को एग्जामिन करते समय क्या देखेगा कि जिसकी औकात है उसी ने पास किया है नहीं किया है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की औकात नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं पास कर सकती है किसी मुद्दे पर। जहां उसकी औकात होगी वही कानून पास करेगी। और दूसरा, लॉ को पास करते समय क्या सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं? अगर हाँ हुए हैं तो कोर्ट को बाकी बातों से कोई मतलब नहीं। समझ गए मेरी बात? भाई मेरे अब तो सबको समझ आ गया होगा। अब सबको समझ आ गया। अंशु गुप्ता पूछ रहा है स्पीडी ट्रायल का मतलब। अंशु मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, स्पीडी ट्रायल का मतलब कि तुम्हें अगर मान लिया अरेस्ट कर लिया जाए तो जल्दी से ट्रायल करवा दिया जाए ताकि तुमको जेल होगी कि नहीं होगी ये पता चल जाए। समझ गए? ये होता है स्पीडी ट्रायल। चलिए, हाँ, इंटेंशन इसमें नहीं देखेंगे उषा। चलो अब यहाँ पर अब सबको यार समझ आ गया नहीं आया जल्दी बता दो। जो पढ़ाया है वही वो उसके चक्कर में छोड़ दो तुम। आर्टिकल 370 क्या है और नहीं है। आर्ट ए समझ आ गया, बी नहीं समझ में आया, सी और डी मेरे ऊपर दिमाग खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। समझ गए मेरी बात? एक एक पालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। समझ गए? चलिए जल्दी बताओ यहाँ पर जो पढ़ाया है। गौरव कर रहा है मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? खूब पढ़ता हूँ बेटा, तुम्हारा कमेंट अगर मैं ना पढ़ूं तो कैसे काम चलेगा? हाँ पढ़ाऊंगा प्रिया, रुक जाओ, पढ़ाने वाला हूं। अभी केवल इतनी बात तुम समझ लो, जितना ये ग्रीन लेटर में लिखा है ना, केवल बेटा उसी पर फोकस करो। नहीं, ये लैंग्वेज यूज नहीं करना है मधु, अपना लैंग्वेज यूज करना है, ये मेरा लैंग्वेज है। चलिए बिल्कुल हर्ष, ये आर्टिकल 21 के अंदर में है। हाँ यस, घर के स्टूडियो में भी क्लास ले रहा हूं मैं, इसलिए बहुत मजा आ रहा है। घर के स्टूडियो में लाइट बहुत अच्छी है ना, इस वजह से मेरा चेहरा चमकता बहुत जा रहा है। 1950 से 1978 तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हिंदुस्तान में फॉलो होता था। प्रशांत रॉय, ठीक है? चलो चलिए, अब सबको समझ आ गया कि कानून बनाते समय कोर्ट केवल दो बातें देखेगी, जिसको पास करने की जिसकी औकात है उसी ने पास किया है और सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं कि नहीं, प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड और नॉट। तो इसका क्या मतलब है? प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड और नॉट। इसका मतलब सिंपल है। सिंपल क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है व्हाइल एग्जामिनिंग लॉ द कोर्ट विल नॉट बी लुकिंग एट इट। जिस समय कोर्ट एग्जामिन करेगी किसी लॉ को, so court cannot go behind the motive of the law. The court cannot go behind. The court कहाँ पे लिखूं? इधर लिख देता हूँ। The court cannot go behind motive of the law. Motive of the law. Even if the law is oppressive, even if the law is oppressive, unreasonable, oppressive and अनरीजनेबल। जब कोर्ट किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो कोर्ट केवल दो बातों से उसका लेना देना है। पहला, जिसको पास करना था उसी ने उसको पास किया है और पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। एंड कोर्ट इवन इफ द लॉ इज ऑपरेसिव एंड अनरीजनेबल, अगर लॉ मान लिया बहुत खराब है, द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इसका मतलब है कि मान लिया कि एक कानून पास हुआ और कानून बहुत खराब है, ये ध्यान रखना। एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि, और ये सिचुएशन 1950 से लेकर 1978 तक रहा। 1978 में मेनका गांधी केस आया, अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं, उसमें ये सिचुएशन बदल गया। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, मैच द फॉलोइंग में। एक गोपालन केस, मेनका गांधी केस और इधर चार बातें दे देंगे कि उस केस में क्या कहा है कोर्ट ने। एक गोपालन केस में कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। मेनका गांधी केस आगे पढ़ाऊंगा। 1978 में कोर्ट ने उसमें कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझो मेरी बात? तो यहाँ पर ये समझो, मेनका गांधी केस आगे चलेंगे, अभी केवल इतना समझ लो कि कोर्ट जब किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो कोर्ट एग्जामिन करते समय केवल एक बात का ध्यान रखेगी कि जिस लेजिस्लेचर को उसको पास करना है उसी लेजिस्लेचर उसकी औकात है कि नहीं जिसने उस लॉ को पास किया है, लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस, और सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं नहीं फॉलो हुए हैं। इसका मतलब कोर्ट ये नहीं देखेगी कि लॉ को पास करने का मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। लॉ ऑपरेसिव था, कोर्ट ये नहीं देखेगी, कोर्ट इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ मान लिया बहुत खराब है, लॉ अनरिजनेबल है, लॉ ऑपरेसिव है, लॉ आर्बिट्ररी है, कोर्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट केवल ये देखेगी कि जिसको पास करना था उसी ने पास किया है और सारे प्रोसीजर ढंग से फॉलो हुए हैं या नहीं फॉलो हुए हैं। एंड द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। समझ गए मेरी बात? कोर्ट जब किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो कोर्ट उस लॉ को एग्जामिन करते समय लॉ के मोटिव में कोर्ट की नजर नहीं जानी है। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये लार्जली इस बात पर डिपेंड करता है कि जनता कैसी है। ये लार्जली इस बात पर डिपेंड करता है कि पब्लिक ओपिनियन किसी देश में कैसा है। इसी बात पर डिपेंड करेगा ना। मान लिया कानून खराब बना दिया है पार्लियामेंट ने, मिल तो रहा भाई यूट्यूब पर सब चीज़, फालतू का ये भी। वैसे ये प्रिज्म ज़्यादा बढ़िया ऐप है यार लाइव स्ट्रीम वगैरह के लिए, बहुत ही कम। और क्या है इसमें ना, वॉइस वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रीम अभी देखा नहीं हूँ, जाके तो जनता कहाँ जाएगी? कोर्ट तो कहेगी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है। तो जनता जाएगी कहाँ? इंग्लैंड में ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है।
ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। वहां किसी सरकार की मजाल नहीं है कि वो गलत लॉ पास कर दे। समझ गए मेरी बात? तो कोर्ट जब किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो उस लॉ के पीछे के मोटिव में नहीं जाएगी। कोर्ट का ये इंटेंशन नहीं होगा कि नहीं आपका तो इंटेंशन खराब था, ये लॉ खराब बना दिया, तुमने जनता के हित में नहीं है ये लॉ। कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ खराब है, लॉ से जनता मर रही है, जनता जी रही है, जनता सो रही है, कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट केवल दो बातें देखेगी, लॉ को पास जिसने किया है उसकी औकात थी पास करने की, नहीं थी, लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस, और दूसरा प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। लॉ को पास करने में जो भी प्रोसीजर है, क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है बड़ी अच्छी बात है, अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है बहुत खराब बात है। समझ गए मेरी बात? सारे बच्चों को समझ आ गया? जल्दी बताओ। अब मैंने कहा कि आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, बेटे मैं क्या करूं? मैं तो रसगुल्ला चाप करके आया हूं, समझो, मैं रसगुल्ला करा के आया हूं, इसलिए मेरे शरीर में एनर्जी ही एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं आज क्लास में, और मुझे लग रहा है कि मतलब क्लास को छोड़ा नहीं जा सकता है। मैं रसगुल्ला खा के आया हूं क्लास में, लड्डू रसगुल्ला सब खा के आया हूं। मैंने आज कहा कि जितने प्राप्त करने कर लो, काफी दिनों के बाद बच्चों से मिल रहे हो, रसगुल्ला खा के जाओ, नहीं तो बच्चों को तुम्हारे चेहरे पर थकान दिख जाएगी। इंटरव्यू मैंने उसी तरीके से किया है। चलिए चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं, टेंशन ना लो, फिर रिपीट करूंगा, कल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में दिखना चाहिए, समझो कि टीचर एनर्जेटिक है, अदरवाइज बच्चे सो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में ये जरूरी है। दानिश ने कहा कि बस सर रोना आ रहा है। चलिए नहीं, आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ाऊंगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है? बताऊंगा ये कल पढ़ाऊंगा, नॉट नाउ, आज नहीं। चलिए चलिए चलो अभी भी 2.84% है। इसमें केवल क्या समझ लो, कोर्ट किसी लॉ को देखेगी ना, तो मान लिया लॉ खराब है तो कोर्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट अगर मान लिया लॉ बहुत गंदा है, उससे लोग मर रहे हैं, कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट इतना देखेगी पार्लियामेंट को पास करना था नहीं करना था, हाँ अच्छी बात। और दूसरा कोर्ट देखेगी कि लॉ को पास करते समय सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। यही दो चीज कोर्ट देखेगी, बाकी कोर्ट कुछ नहीं देखेगी। समझ गए? चलिए अतिशय ने कहा यू आर इग्नोरिंग मी सिंस नाविशास इन्वेजन। ओह ग्रेट एनालॉजी हैज बीन ड्रॉन बाय यू। चलो तो हाँ, कल फिर से रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो प्रियांशु बेटे, बिल्कुल टेंशन ना लो। इसके बाद हमें एक और केस पढ़ना है, मेनका गांधी केस, उसमें पढ़ाऊंगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें कोर्ट ने अपनी ही बात बदल दी मेनका गांधी केस में। समझ गए मेरी बात? कोर्ट ने जो कहा उसी चीज को कोर्ट ने बदल दिया मेनका गांधी केस में। हाँ पीवाईक्यू करवा दूं, एक तो पीवाईक्यू भी करवा देता हूं, काफी दिनों के बाद मिले हैं तो क्यों पीवाईक्यू करवा दिया बच्चों को। चलिए गलत ना हो जाए भाई, देखते हैं ना। चलो बताओ। Consider the following statements. The Constitution of India defines its बताओ इसका क्या आंसर होगा? structure in terms of ABC। federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideal of The Constitution of India defines its structure in terms of federalism, secularism, fundamental law। मेरी बेइज्जती मत करवाना, पढ़ा दिया मैंने क्लास में, इसलिए मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर? अबे यार ये तो नहीं बन रहा। Defines its structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy, है ना? क्लास में पढ़ा दिया मैंने। The Constitution of India defines its structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Thank you. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Both 1 and 2. ये पढ़ाया हुआ है क्लास में, अगर किसी बच्चे ने गलत किया तो तुम्हें ऊपर वाला मार्क नहीं करेगा। समझो मेरी बात? समझ गए? Sorry अगर sir. किसी बच्चे ने गलत किया तो इसका मतलब उसको 18 घंटे नींद नहीं आएगी, और अगले 15 दिन Both 1 and 2. 18 घंटे defines its structure in terms of federalism। अरे मेरे भाई, मेरा दोस्त, पढ़ाया है तुम्हें फेडरलिज्म। फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरलिज्म कहां मेंशन है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म? कैसी बात कर रहे हो यार? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, फेडरेशन टर्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसी बात कर दी यार तुमने? मन दुखी कर दिया, ये नहीं होगा। अरे बात बताओ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज। यहां तक तो सही है। अरे बात बताओ, इसका जो सेकंड पार्ट है, टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, ये कहां लिखा है जुडिशियल रिव्यू में? पढ़ाया क्या मैंने क्लास में? मैंने ये बताया है जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है, केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में एक्सप्लिसिट है आर्टिकल 13। ये सेकंड वाला पार्ट कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में भाई मेरे? आधा पार्ट लिखा है, आपने लिखा हुआ है। कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए? ऑप्शन भी थी। ऐसे ना करो यार, सारा पढ़ाया हुआ तुम लोग रिच कंटेंट के चक्कर में उज्जवल रहते हो। उज्जवल तुम्हारा आंसर सही हुआ नहीं हुआ? रिच कंटेंट वाले मेरे भाई तुम्हारा आंसर सही हुआ। आज पुलिस ने पकड़ाया तुमको, कल फिर पकड़वाऊंगा, कल फिर आर्टिकल 22 में आने वाला हूं, वहां पर भी ये सारी चीजें होंगी। समझ गए? इतने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आधी चीजें सही है, आधा स्टेटमेंट सही है, आधा स्टेटमेंट गलत है भाई। अगर ऐसे करोगे तो यार कैसे काम चलेगा? चलो ऐसे इतने आसान क्वेश्चन यार गलत कर दोगे, अरे यार इतने आसान क्वेश्चन पे और रिच कंटेंट ढूंढते हैं। रिच कंटेंट जैसे लॉकर से कंटेंट निकाल के दिया जाए उसको रिच कंटेंट बोलेंगे। चलो ये बताओ, चलिए अगले पे आता हूँ। भाई ये ना गलत हो जाए, ये भी गलत हो सकता है। हाँ इसका आंसर दो इस क्वेश्चन का। ये तो नहीं पढ़े हैं। पढ़ाया मैंने तुम्हें नहीं। 9th schedule was introduced in the constitution during the prime ministership of। पढ़ाया हुआ मैंने तुम्हें। आंसर दो इसका। 9th schedule तुम्हें क्लास में मैंने पढ़ा दिया, वहां से डिराइव कर लो। पढ़ाया हुआ ये याद होगा तुम्हें 9th schedule का पास हुआ था भाई मेरे। ये आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 9th schedule was introduced to the constitution after first constitutional amendment act 1951। पढ़ाया है क्लास में, बोर्ड पर लिखा है मैंने। सर पढ़ाया हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1951 में। चीजें गलत करोगे यार। नहीं ये सही है सर। पढ़ाया हुआ क्लास में 9th schedule was introduced to the constitution after first constitutional amendment act। ईमानदारी से बता दो नहीं पढ़ाया मैंने तो? पढ़ाया सर। समझ गए मेरी बात? चलिए अब ये बच्चे ने कहा सर पोल में पूछ लो ना। हेमंतर ने कहा नरेंद्र मोदी। हाँ यार हेमंतर, मतलब तुमने तो एकदम लिबर्टी कर दिया। चलिए
चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, अब हम लोग मुलाकात करते हैं कल कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज काफी दिन के बाद हम लोग मुलाकात हम लोगों ने किया, इसलिए आज काफी एनर्जी में मैं भी था, एनर्जेटिक। अब कल हम लोग मुलाकात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों कल मुलाकात करते हैं, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू एवरीवन। यस 16 क्लास 4 में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 22 कल पढ़ाऊंगा। चलो बेटे आज इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, लव यू बच्चों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।